हाँ तो प्यारे चुन्नू एंड मुन्नू, कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे और अपने अपने एग्जाम प्रिपरेशन में एकदम तल्लीन होंगे, काफ़ी अच्छे से अपने एग्जाम प्रिपरेशन को आगे बढ़ा रहे होंगे। और आप लोगों का जो ये एग्जाम प्रिपरेशन है ना, वो और भी बेहतर हो, वो और भी अच्छा हो। मैं भी उसके लिए अपनी ओर से कड़ी मेहनत कर रहा हूँ। और आज का जो ये वीडियो सेशन है, इसमें हम लोग BPSE 142 को डिस्कस करेंगे। और ये जो वीडियो सेशन है, इसके अंदर हम पॉलिटिकल साइंस की बुक को डिस्कस करेंगे। मतलब मेरा कहना ये है कि ये जो BPSE 142 की बुक है, दरअसल ये पॉलिटिकल साइंस की बुक है। और इस बुक का जो टाइटल है वो कुछ इस तरह से है, वैश्वीकरण की दुनिया में भारत की विदेश नीति। तो हम आज इसको डिस्कस करेंगे, आगे मैं इसको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पूर्व आप लोगों को स्क्रीन पर कुछ दिख रहा होगा और वो कुछ इस तरह से है, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस बटन को मैंने आज ऐड किया है। एक्चुअली जब मैं अपने YouTube डैशबोर्ड को चेक करता हूं तो मैं ये पाता हूं कि 80% जो व्यूअर्स हैं वो नॉट सब्सक्राइब्ड वाले हैं, नॉन सब्सक्राइब्ड हैं। और ये गलत बात है। आप लोग जब तक सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही इसको लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। अगर आपको इस चैनल से कुछ प्रॉफिट मिलता है तो आप लोगों से एकदम हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। तो इतनी बात समझ गए मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आगे हमें क्या दिखने वाला है। अभी अब एक छोटा सा ऐड है इस स्क्रीन पर, आप लोग ऐड को देख सकते हैं कि ये जो इग्नू टिप्स असाइनमेंट है, ये सॉल्व्ड असाइनमेंट, हैंड रिटन असाइनमेंट, हार्ड कॉपी असाइनमेंट, PDF, गैस पेपर PDF, हेल्प बुक, नोटबुक, सिनॉप्सिस, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, डिजर्टेशन, इन सब चीज़ों में डील करती है। तो आप में से किसी को भी अगर इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है तो आप इन 3 मीडियम से उन सभी चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं जिसकी रिक्वायरमेंट आपको है। आप चाहें तो www.ignutipsassignment.com पर विजिट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं 9523779253 पर। अन्यथा आप मेल कर सकते हैं ignutipsassignmentinfo@gmail.com पर। और साथ ही आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और यहाँ पर आप अपने जो क्वेरीज हैं उसके सॉल्यूशन पा सकते हो। जो भी आपकी समस्याएं हैं उसका सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मुझे अपने रिक्वायरमेंट जो क्वेश्चन है, जो रिक्वायर्ड क्वेश्चन है, उसके आंसर आप प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही अगर आपको कोई रिक्वेस्ट डालनी है, आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए रिक्वेस्ट डालना चाहते हैं तो आपके सारे रिक्वेस्ट जो है वो इंस्टाग्राम के माध्यम से ही इंटरटेन किए जाएंगे। आप इंस्टाग्राम पे रिक्वेस्ट कर सकते हैं मुझे किसी वीडियो के लिए, किसी सब्जेक्ट के वीडियो के लिए। मैं कोशिश करूंगा कि वो वीडियो आपके लिए ला दी जाए। और साथ ही आप चाहें तो चैनल के कमेंट सेक्शन में भी अपना जो कमेंट है वो दे सकते हैं, अपना जो फीडबैक है वो दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। खैर, इन सब बातों को समाप्त करते अब चलते हैं आगे, देखते हैं हमें अगला क्या देखने को मिलता है अगले पेज पर। अगले पेज पर कुछ नहीं है दोस्तों, अगले पेज पर ये वाला बड़ा सा लिखा हुआ है BPSE 142 वैश्वीकरण की दुनिया में भारत की विदेश नीति। गैस पेपर, सैंपल पेपर और जो भी नोट्स आप जो भी समझ ले, पेपर नोट्स जो भी आप समझ ले, वो आपकी मर्जी है। खैर, आगे तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट या क्रिटिकल लाइन या क्रिटिकल वर्ड हमें देखने को मिला है। पहले मैं उसके बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। 2 वर्ड यहाँ पर, 2 जो शब्द हैं वो हमें देखने को मिले हैं जो कि मूल रूप से हमारे डिस्कशन का टॉपिक होने वाला है। एक तो वैश्वीकरण, दूसरा विदेश नीति। वैश्वीकरण की अगर बात करें तो ये बना है विश्व जोड़ एकीकरण से। किससे? विश्व जोड़ एकीकरण से। और इसका अगर हम अर्थ निकालने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं विश्व का एकीकृत हो जाना। क्या कहलाएगा? वैश्वीकरण कहलाएगा। अब देखिए भैया, विश्व का एकीकृत होने का क्या मतलब हुआ? जैसे पूरे विश्व का जो बाजार है उसको एक हो जाना, उसका एक हो जाना, चाहे वो किसी भी स्तर का बाजार हो, आर्थिक स्तर का बाजार हो जिसमें कि आप सामान की खरीद फरोख्त करते हैं, चाहे किसी कंपनी में शेयर खरीदने का बाजार हो, किसी भी स्तर पे पूरे विश्व या वैश्विक बाजारों का एकीकृत हो जाना, एक हो जाना, वैश्वीकरण कहलाएगा। वैश्वीकरण में सिर्फ बाजारों का ही एक मुद्दा सम्मिलित नहीं किया जाता, अपितु वैश्वीकरण का हम दूसरा अर्थ भी निकाल सकते हैं। उस संदर्भ में हम ये कह सकते हैं कि किसी भी स्तर पे पूरे विश्व का एक हो जाना
वैश्वीकरण है। जैसे सामाजिक स्तर पे समाज का एकीकृत हो जाना, जैसे कि आप एग्जाम्पल के स्वरूप आप ले सकते हैं, पहले अपने इंडिया में, अपने भारत देश के अंदर धोती का चलन था, लेकिन अभी हम लोग जीन्स पहनते हैं, शर्ट पहनते हैं। तो ये आया कहाँ से? ये पश्चिमी देशों का चलन है, और पश्चिम के देशों का जो पहनावा है वो हम लोगों ने अडॉप्ट कर लिया है, वो हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि जो पश्चिमी देशों की जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, हम उसको अडॉप्ट कर रहे हैं, हम उसको अपने अपने में संग्रहित कर रहे हैं। जैसे हमारे भारत देश के लोकतंत्र की हम बात कर लेते हैं, तो ये भी कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से, ब्रिटेन से, कनाडा से, जहाँ तहाँ से लेकर के ये इस भारत जैसे विशाल लोकतंत्र को बनाया गया। तो हम क्या देख रहे हैं? विश्व की जो सामाजिक बातें हैं उसको एक तरह से एकीकृत करने की कोशिश की जा रही है, साथ में संस्कृति को भी एक करने की कोशिश की जा रही है। तो जो संस्कृति हमें एकीकृत देखने को मिलती है वह भी वैश्वीकरण का ही एक अंग है। जैसे कि जैसे कि आप एक सेकंड, खान पान की तो बात मैं बाद में करूँगा, संस्कृति की बात कर लेते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं, भारत एक देश है, और साथ ही मॉरिशस भी एक टापू द्वीप है, मॉरिशस भी एक देश ही है। और जो मॉरिशस की संस्कृति है और जो भारत की संस्कृति है, उसमें हम ये देखते हैं कि जो भाषाई स्तर पर जो समानताएं हैं वो हमें देखने को मिलती है। साथ में भारत जो है वो मॉरिशस का अच्छा खासा साझेदार भी है। और ऐसे ही नेपाल के भी हम जो उदाहरण के तौर नेपाल की भी जो उदाहरण हम ले सकते हैं, सॉरी नेपाल का उदाहरण ले सकते हैं, नेपाल की उदाहरण नहीं कह सकते। तो नेपाल भी एक अच्छा खासा उदाहरण है, जिसमें हम ये देखते हैं कि विश्व जो है सामाजिक स्तर पर एकीकृत हुआ, क्योंकि नेपाल भी एक तरह से मतलब वहाँ पर जो शादी व्यवस्था है वो भी भारत के अनुरूप ही है। भारत में जैसे शादी जो चलन है वैसे नेपाल में भी है। तो ये हो गया। फिर आप खान पान के स्तर पर भी सामान्यीकरण देख सकते हैं, एकीकरण देख सकते हैं। जैसे कि जो मोमो जो ट्रेडिशन है अपने इंडिया के अंदर, वो जो है ना, दरअसल हमारे भारत के खान पान का हिस्सा नहीं है। ये जो मोमो है ना, चीन से हमारे भारत में आया है, और ये चीन से जो पूर्वी हिस्से से होते हुए हमारे भारत में आया है। जो हमारे भारत का पूर्वी हिस्सा है ना, सिक्किम, असम, तो यहाँ पर सबसे पहले ये मोमो डिश का चलन हुआ, धीरे धीरे ये पूरे भारत में फैल गया। तो यही वैश्वीकरण है। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब इससे ज़्यादा विस्तार पूर्वक मैं यहाँ पर वैश्वीकरण के बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि वैश्वीकरण की चर्चा जो है ना वो हम लोग पहले बहुत कर चुके हैं, एक आध बार नहीं। बीपीएससी 133, बीपीएससी 134, उसके बाद बीपीसीएस 187, बीएसओजी 177, ऐसे मैंने 10-12 बुक्स कवर करवाए हैं, जिसमें कि मैंने वैश्वीकरण को पढ़ाया है, वैश्वीकरण का डिस्कशन करवाया है। खैर, ये तो खत्म हुआ। दूसरा जो टॉपिक है इसके अंदर, या दूसरा जो इंपॉर्टेंट वर्ड है, वो है विदेश नीति। क्या है? वो है विदेश नीति। तो यहाँ पर ये कहने की कोशिश की जा रही है कि ये जो हमारा उभरता हुआ परिदृश्य है, या जो बदलता हुआ वैश्विक परिदृश्य है, इसके अंदर भारत का जो है ना दूसरे देशों के साथ संबंध कैसा है, उसी की चर्चा हमें करनी है। वही है विदेश नीति, उसे ही हम विदेश नीति कह के परिभाषित करेंगे। तो मेरे ख्याल से अब आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पर क्या कहने की कोशिश की जा रही है। कहने की कोशिश ये की जा रही है कि जो विश्व का जो बदलता हुआ परिदृश्य है, उसके उस परिस्थिति में या उसके अनुरूप भारत की जो विदेश नीति है, भारत की जो दूसरे देश के साथ जो संबंध है, भारत के जो संबंध है वो कैसे हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोग इसको तो समझ गए होंगे। अब चलते हैं सीधे मुद्दे पर, आगे देखते हैं आगे क्या है। बहुत लंबा चौड़ा भाषण लगता है मैं दे चुका हूँ। आगे प्रश्न है, लेकिन प्रश्न को बताने से पूर्व मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि ये जो बुक है ना बीपीएससी 142, इसके अंदर कुल 5 खंड है, और इन 5 खंडों को मिला करके कुल 15 इकाइयां हैं, मतलब टोटल 15 चैप्टर्स हैं आपके इस बुक में। और मैं एक चीज मेंशन करके बताना चाहूंगा कि ये जो बुक है ना, मुझे इस साल की सबसे बकवास बुक लगी है, क्योंकि इसके अंदर जो है ना कॉन्सेप्ट बहुत कम है और जो फैक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा है। और बुक इतनी मोटी है कि इसको मतलब एक वीडियो में कवर अप कर पाना मुश्किल है। मुझे तो लगता है कि 2 वीडियो में भी कवर होगा या नहीं होगा, गारंटी नहीं है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि पूरे के पूरे बुक को 2 वीडियो सेशन में कवर करवा दिया जाए। खैर, अब इन सब बातों को समाप्त करते हैं, अब चलते हैं सीधे डिस्कशन पर। हमारे डिस्कशन का आज का पहला क्वेश्चन है, सॉरी टॉपिक और क्वेश्चन जो भी आप कह लें। भारत की विदेश नीति की उत्पत्ति की विवेचना कीजिए, अथवा शीतकाल के दौरान भारत की विदेश नीति की विवेचना कीजिए, शीतकाल के बाद भारत की विदेश नीति कैसी थी उसकी विवेचना कीजिए, 1990 के बाद भारत की विदेश नीति की विवेचना कीजिए।
कीजिए अथवा नेहरू का शासनकाल भारतीय विदेश नीति की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है, स्पष्ट कीजिए। तो उसका जो उत्तर है अभी नीचे मैं भी डिस्कस करने वाला हूँ इन प्रश्नों के। इन प्रश्नों के उत्तर से पूर्व मैं आपको बता दूं कि ऐसे कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछे जाए, ऐसे किसी भी प्रश्न के उत्तर अगर आपसे परीक्षा में मांगे जाए, तो आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वही बातें लिखनी है जो कि अभी मैं आगे बताऊंगा। देखिए दोस्तों, ये जो विदेश नीति बनाई जाती है उसका मुख्य जो उद्देश्य होता है वो होता है कि देश की सुरक्षा करना। कोई भी देश अगर अपनी विदेश नीति बना रहा है तो उसका पहला मोटो होता है कि वो अपने देश की जो सुरक्षा है उसको कैसे बढ़ाए और अपने देश के अंदर जो व्यवस्थाएं हैं उसको कैसे सुदृढ़ करे। और साथ ही विदेश नीति बनाने का ये एक मुख्य उद्देश्य भी होता है कि कैसे कोई देश विश्व के परिदृश्य पर अपने आप को बड़ी राजनीतिक शक्ति के तौर पर दिखा सके, यही मोटो होता है। तो राष्ट्र को जो अपनी विदेश और सुरक्षा संबंधी नीतियों के पैमाने बदलने में बहुत लंबा वक्त लगता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि किसी भी राष्ट्र की विदेश नीति के कई स्रोत होते हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था से लेकर उसके घरेलू राजनीतिक मकसद, समाज की बुनियाद, सांस्कृतिक कारक, इतने मतलब कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि विदेश नीति को बनाने में और फिर विदेश नीति को प्रभावित करने में लगे रहते हैं। तो इतनी बातों को समझ गए होंगे। आमतौर पर इससे किसी भी देश की विदेश नीति के ढांचे को एक निरंतरता मिलती है। मतलब अभी जो मैंने बताया कि सांस्कृतिक कारक, फिर समाज की जो बुनियाद है वो, फिर राजनीतिक कारक, ये सभी मिल करके जो विदेश नीति को प्रभावित करते हैं। तो ये जो फैक्टर्स हैं ये क्या करते हैं कि विदेश नीति के ढांचे को एक निरंतरता देने की कोशिश करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। जो भारत है ना, भारत का जो नज़रिया है वो भी कुछ ऐसा ही है कि वो जो अपनी विदेश नीति में क्या क्या सब फैक्टर्स को ऐड करता है, तो वो जो है सामाजिक फैक्टर्स को ऐड करता है, सांस्कृतिक फैक्टर्स को ऐड करता है और उसी के साथ साथ अपने आप को वैश्विक परिदृश्य पर बड़ा बनाने की कोशिश भी करता है, बड़ा बना के दिखाने की कोशिश भी करता है। और ये सही भी है क्योंकि राष्ट्र की सुरक्षा बहुत जरूरी है, इसलिए विदेश नीति बनाई जाती है। तो मेरे ख्याल से आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब देखिए, कई बार ऐसे भी दौर आते हैं जब कोई राष्ट्र ऐसे दोराहे पर या ऐसे चौराहे पर खड़ा होता है जहां मंजिल, रास्ते और जरिए तीनों ये आमूलचूल बदलाव करके उन्हें नए सिरे से निर्धारित करने पड़ते हैं। ऐसे मोड़ बहुत कम ही आते हैं, लेकिन जब वो आते हैं तो राष्ट्रों को निर्णायक चुनाव करने पड़ते हैं। तो ऐसा है भैया कि कभी कभी सारे फैक्टर्स एक साथ काम करते हैं, लेकिन तब भी कई राष्ट्र कठिनाइयों का सामना करते हैं और फिर उन्हें जो है अपने फैसलों को चेंज करना पड़ता है, अपने फैसलों को परिवर्तित करना पड़ता है और उसके बाद वो जो है एक अच्छी विदेश नीति को आगे बढ़ाने में सक्षम हो पाते हैं। जैसे कि भारत का ही उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कि भारत और चीन का जो भी संबंध है काफ़ी एकदम डमाडोल स्थिति में है, क्योंकि चीन जो है अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स कह रहे हैं और मैं देखता भी हूँ कि चीन अपनी गलत नीतियों से भारत को हमेशा परेशान करने की कोशिश करता है। तो उस स्थिति में भारत एक चौराहे पर या भारत एक ऐसे दोराहे पर खड़ा रहता है जहाँ पर उसको समझ में नहीं आता है कि वो चीन के साथ दोस्ती बढ़ाए या चीन से टकराव करे या फिर चीन के साथ रह करके अपने जो निजी हित है उसकी पुष्टि करे। तो ये सब जो है समस्याएं लगातार बनी रहती हैं। तो आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। विदेश नीति के महत्व और सार्थकता पर पूर्व भारतीय चिंतकों के दृष्टिकोण प्राचीन लेख अर्थशास्त्र पर आधारित थे। जो पूर्व भारतीय चिंतक थे वो भारत की विदेश नीति को प्राचीन लेख अर्थशास्त्र आदि पर निर्धारित मानते थे, जो शासन और राजनेता की एक उत्कृष्ट कृति है। अन्य के साथ साथ बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने भारत के स्वाधीनता आंदोलन, विशेष रूप से एशिया, अफ्रीका और यूरोप के भागों में भारत के पारंपरिक राजनयिक भागीदारों के साथ बाह्य सहायता हासिल करने के लिए सक्रिय रुचि दर्शाई। तो ये जो विदेश नीति है इसकी स्टार्टिंग भारत के आज़ादी से पूर्व ही हो गई थी। अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में हम भारत की विदेश नीति की बात करें तो हम ये पाते हैं कि इसकी स्टार्टिंग जो है ना, इसकी शुरुआत जो है वो बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं के द्वारा पहले से ही कर दी गई थी। और ये कब हुई थी? तो जब भारत स्वाधीनता आंदोलन
में मतलब अपनी पुरजोर हिस्सेदारी दिखा रहा था, और वो जो ब्रिटेन है, जो यूरोप है, उससे अपने आप को स्वतंत्र करने में लगा हुआ था। तभी से ये सब जो नेता लोग थे ना, ये लोग भारत की विदेश नीति को बढ़ाने में लग गए थे, ताकि वैश्विक मंच पर भारत को जो है एक दर्जा प्राप्त हो, और ये जो यूरोपियंस हैं ये भारत को छोड़कर चले जाए। इसलिए जो विदेश नीति है वो बनाने का काम पराधीन भारत में ही स्टार्ट हो गया था। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। यहाँ पर लिखा भी गया है, स्वतंत्रता से पूर्व की अवधि में जब अविभाजित भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रधान राजनीतिक शक्ति थी, हमारे राष्ट्रीय स्वाधीनता के नेताओं का ध्यान मुख्य रूप से इस बात पर थी कि यूके, सोवियत संघ, यूएसए, जर्मनी और जापान जैसी महान ताकतों के साथ किस प्रकार संबंध स्थापित किए जाए। तो ऐसा है भैया कि जब भारत अविभाजित था, मतलब भारत और पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था और स्वतंत्रता भी भारत को नहीं मिली थी, तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत के केंद्र में थी, और इसके जो महान नेता थे वो इस बात पर जोर दे रहे थे कि कैसे सोवियत संघ, यूके, यूएसए, जर्मनी और जापान जैसी महाशक्तियों के साथ संबंध बनाए जाए और भारत को आज़ाद करवाया जाए। तो मेरे ख्याल से आप लोग इन सभी बातों को समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ इस तरह से, ऑटोमन टर्की में खिलाफत आंदोलन तथा 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में मध्य पूर्व में घटनाक्रम, भारत के बाहर ब्रिटेन के युद्ध के प्रयासों को सहायता प्रदान करने के लिए भारतीय सैन्य बलों का प्रयोग तथा सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद फौज का गठन तथा द्वितीय विश्व युद्ध में जापानियों के साथ इसका सहयोजन भारतीय राष्ट्रवादियों के मध्य अत्यधिक वाद विवाद और विभेदों के विषय थे। आईएनसी नेता विशेष रूप से नेहरू ने 1947 में नई दिल्ली में एशियाई संबंध सम्मेलन के आयोजन में सक्रिय भूमिका निभाई, जो इंडोनेशिया के बॉन्डंग में 1955 में आयोजित अफ्रीकी एशियाई संबंध सम्मेलन का प्रणेता था, जो गुट निरपेक्ष आंदोलनों की प्रारंभिक अवस्था थी। इस अवधि में भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के अधिकांश नेताओं ने विश्व के अन्य भागों में उपनिवेशवाद विरोधी स्वाधीनता आंदोलनों को समर्थन दिया, नस्लीय भेदभाव और साम्राज्यवादी युद्धों का विरोध किया तथा हिरोशिमा में अमेरिका द्वारा परमाणु बमबारी की निंदा की। भारत की स्वाधीनता के उपरांत विदेश नीति को तैयार करने पर मुख्य रूप से प्रधानमंत्री नेहरू जैसे सुदृढ़ नेताओं का प्रभाव पड़ा, जिन्होंने विदेश मंत्रालय का कार्यभार भी संभाला था। तो भैया ऐसा है कि यहाँ पर यह कहने की कोशिश की जा रही है कि जो स्वतंत्रता के पूर्व का भारत था, वहां पर कैसे विदेश नीति को बढ़ाया जा रहा था। तो उसमें हो क्या रहा था कि जैसे ब्रिटेन की मदद जो है वो भारत कर रहा था, क्योंकि उस समय भारत को ऐसा लगता था कि अगर वो ब्रिटेन की मदद करेगा तो ब्रिटेन के जो ये अंग्रेज हैं ये भारत को छोड़कर चले जाएंगे। तो यहाँ पर भी भारत जो है स्वाधीनता से पूर्व अपने निजी हितों को साधने की कोशिश कर रहा था। ठीक उसी प्रकार स्वाधीनता से पूर्व आपको 1945 या 45 के आसपास, जब अमेरिका चीन कहता हूँ, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर परमाणु बम गिराता है, तब भी भारत इसकी निंदा करता है। तो ये निंदा के माध्यम से वो अपना जो भारत जो है वो अपनी पहचान वैश्विक पटल पर बनाना चाहता है। तो इतनी सारी बातों को समझ गया। अब ऐसा है कि जब भारत आज़ाद हो जाता है, उस समय विदेश नीति के प्रारूप को तैयार करने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी करते हैं, और ये उस समय के काफ़ी सुदृढ़ नेता भी थे। और साथ ही इन्होंने जो विदेश मंत्रालय है ये अपने पास रखा था, मतलब ये प्रधानमंत्री तो थे ही, प्रधानमंत्री मंत्रालय का कार्यभार तो संभालते थे ही, साथ ही ये विदेश मंत्रालय का कार्यभार भी संभालते थे। और इन्होंने विदेश में तैनात किए जाने वाले अधिकांश भारतीय राजदूतों का स्वयं साक्षात्कार किया था और उनकी नियुक्ति की थी। और पंचशील और शांति का जो सह अस्तित्व सिद्धांत है वह भी नेहरू के विदेश नीति का आधारभूत सिद्धांत था। इसमें बर्मा, कंबोडिया, चीन, लाओस, नेपाल, वियतनाम और यूगोस्लाविया के साथ भारतीय द्विपक्षीय संबंधों के आधार का निर्माण करने की कोशिश की गई थी। तो ऐसा कि ये जो हमारे देश के जो हमारे प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने विदेश मंत्रालय के जो अधिकारी थे उनका खुद से साक्षात्कार लिया था और साथ ही उनकी नियुक्ति की थी। इन्होंने पंचशील सिद्धांत का प्रतिपादन भी किया था, जिसके माध्यम से ये चाहते थे कि बर्मा, कंबोडिया, चीन, लाओस, नेपाल, वियतनाम और यूगोस्लाविया के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंध मजबूत हों। फिर नेहरू के पश्चात हमारे देश के प्रधानमंत्री बने लाल बहादुर शास्त्री, उसके बाद आई इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव, उसके बाद आई के गुजराल, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी ने अपनी अपनी ओर से कई उपाय प्रारंभ किए ताकि आधुनिक भारत में जो विदेश नीति है वो एक तरह से वैश्विक मंच पर भारत को जो एक वैश्विक पहचान है वो बनाने में मदद करे। तो मेरे ख्याल से आप लोग इसको समझ गए होंगे।
विदेश नीति की जो अभी हालिया की सफलता है भारत की, उसमें है लुक ईस्ट के बाद एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो मेरे ख्याल से आप लोग इसको भी समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ इस तरह से है कि जो शीत युद्ध की अब हम बात कर लेते हैं। शीत युद्ध जो है वो रूस और अमेरिका के मध्य चल रहा था। शीत युद्ध किनके किनके मध्य चल रहा था, एक ब्लैक स्क्रीन ले लेता हूं। शीत युद्ध चल रहा था रूस और अमेरिका के मध्य। रूस जो है यह साम्यवादी समर्थक था। क्या लिख रहा हूं भाई, मेरे को खुद ही समझ में नहीं आ रहा। और जो अमेरिका है ये लोकतंत्र का समर्थक था। तो इन दोनों के बीच में चल रहा था भैया शीत युद्ध। अब इन शीत युद्धों में क्या हो रहा था कि पूरी दुनिया द्विध्रुवीय हो रही थी। आधा ध्रुव या आधा देश रूस की ओर जा रहे थे, आधा ध्रुव और आधे देश अमेरिका की ओर जा रहे थे। लेकिन भारत इन दोनों में से किसी और नहीं जाना चाह रहा था, और भारत चाह रहा था कि एक तीसरी दुनिया का निर्माण हो, और उसने ऐसा किया भी, अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया भी, और तीसरी दुनिया को बनाने में लगभग भारत सफल भी रहा था। खैर आगे अभी मैं बताऊंगा। आगे चलते हैं यहाँ पर सीधे डिस्कशन पर। डिस्कशन यहाँ पे कहाँ चला गया भाई, हाँ। तो ऐसा है कि जब शीत युद्ध चल रहा था उस समय भारत को इस बात की चिंता थी कि वो कहीं अमेरिका और जो सोवियत संघ है, जो रसिया है ना, जो रूस अभी मैंने कहा, वही पुराने जमाने में, पुराने समय में सोवियत संघ हुआ करता था, ठीक है। तो ये जो हमारे भारत देश के जो नेता थे वो ये सोचते थे कि कहीं इस शीत युद्ध के दरमियान हमारा भारत जो है वो कहीं अमेरिका या फिर सोवियत संघ के आपसी झगड़े में फंस ना जाए। ऐसे में भारत ने अपनी जो विदेश नीति है उसमें गुटनिरपेक्ष को जोड़ा, और उसने ये प्रयास किया कि एक तीसरी दुनिया का निर्माण हो, और इसमें उन्होंने कई सारे कदम उठाए इस कार्य को पूरा करने में, और साथ ही वो लगभग सफल भी हुए थे। तीसरी दुनिया के निर्माण के दरमियान क्या हुआ कि भारत ने उन सभी देशों को अपने साथ मिलाने की कोशिश की जो कि तुरंत नए नए बन के आए थे और जो कि विकासशील थे, ठीक है। जैसे कि जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद कई नए देशों का निर्माण हुआ था। तो उन देशों को भारत अपने साथ मिलाने का काम कर रहा था, और साथ ही तीसरी दुनिया बनाने का काम कर रहा था। तो यह भी भारत की एक विदेश नीति थी, जिसके माध्यम से भारत ये चाहता था कि वो कम से कम इन दो महाशक्तियों के पचड़े में ना फंसे, अमेरिका और सोवियत संघ के पचड़े में तो बिल्कुल ही ना फंसे। तो यह भी एक बहुत अच्छी ही नीति थी भारत की, जो ये गुटनिरपेक्ष जो विदेश नीति थी, यह अच्छी नीति थी। अब आगे चलते हैं। देखिए, पाकिस्तान से इतर भारत की जो विदेश नीति थी उस समय में, उसमें स्पष्टता की भारी कमी थी, क्योंकि उस समय भारत आजाद हुआ था। भारत उतना भी वैश्विक मंच को नहीं समझ सका था जितना कि उसे समझना चाहिए था। तो उसके बाद क्या होता है कि इन्हीं अस्पष्ट विदेश नीतियों के वजह से 1962 में चीन के हाथों भारत की हार हो जाती है, और इससे क्या होता है कि एक तरह से भारत और चीन संबंधों में जो है ना खटास बढ़ती है। और आगे पढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि क्या लिखा हुआ। भारत के पास पाकिस्तान को लेकर भी कोई स्पष्ट रणनीति नहीं थी, क्योंकि भारत और पाकिस्तान तुरंत ही अलग अलग हुए थे। तो इन दोनों के बीच में सामंजस्य कैसे स्थापित हो, इसके लिए भी भारत के पास उस समय कोई रणनीति नहीं थी, और यह भी भारत के लिए एक समस्या का कारण बन रही थी। अब नीति स्पष्ट नहीं थी, पाकिस्तान बारंबार युद्ध की ओर अग्रसर था, बार बार युद्ध को उकसाने का काम करता था, युद्ध को बढ़ावा देता था। तो अस्पष्ट नीति की वजह से भारत को उस समय कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा, और यहाँ पर भारत सिर्फ और सिर्फ अपना इस तरह से बहलावा देता था कि भारत युद्ध में नहीं कूदा है, भारत ने युद्ध शुरू नहीं किया, बल्कि भारत जंग में तब कूदा जब उस पर हमला किया गया पाकिस्तान की ओर से। लेकिन ये सच्चाई झूठ है, ये सच्चाई छिप नहीं सकती, क्योंकि भारत की जो विदेश और सुरक्षा संबंधी नीति थी उस समय काफ़ी अस्पष्ट थी, उसमें एक खालीपन था, और इस वजह से पाकिस्तान इसी का फ़ायदा उठाया करता था, और भारत की जो विदेश नीति है या भारत को जो है एक तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता था। उसके बाद शीत युद्ध के बाद जो विदेश नीति थी भारत की वो कैसी थी, या फिर 1990 के बाद जो भारत की विदेश नीति थी वो कैसी थी। शीत युद्ध की समाप्ति होती है ना भैया,
तो उसके बाद की जो विदेश नीति है वो कैसी थी। तो ये जो शीत युद्ध की समाप्ति हुई, यह भारत के लिए आपदा में अवसर लेकर आया। इसने भारत के नीति निर्माताओं को मजबूर किया कि वह विदेश नीति की कई आर्थिक और राजनीतिक हकीकत को अम्लीय जामा पहनाए और देश को जो है ना ऐसे झटके की सख्त जरूरत थी। बदले हुए हालात में भारत की विदेश नीति की बहुत सी अहम धारणाओं की समीक्षा जरूरी हो गई थी। दुनिया का नक्शा बदल गया था। इससे भारत की विदेश और राष्ट्रीय संबंधी रणनीति के सामने नई संभावनाएं दिखने लगी थी। मतलब ऐसा है कि जब शीत युद्ध समाप्त हो गया, सोवियत संघ विघटित हो गया था, कई छोटे छोटे देश जो है सोवियत संघ से टूट करके निकल गए थे। अब इतना जरूरी हो गया था कि कम से कम अब तो भारत की विदेश नीति में परिवर्तन लाया जाए। और इसी भारत की जो विदेश नीति परिवर्तन की जो आधारशिला रखी गई वो वैश्वीकरण के माध्यम से रखी गई। भारत ने 1991 के आसपास में वैश्वीकरण की रूपरेखा को स्वीकार कर लिया और विदेश की कंपनियों को भारत के अंदर न्योता दे दिया, ताकि भारत भी जो है वो व्यापारिक तौर पर या व्यापार के क्षेत्र में अपने आप को एक तरह से सुदृढ़ स्थिति में पाए और अपनी जो स्थिति है उसको और मजबूत कर सके। तो शीत युद्ध के बाद इसीलिए कहा जाता है कि भारत के लिए यह एक तरह से आपदा के लिए अवसर का काल था। इस मौके पर भारत के आर्थिक सुधारों ने देश की जो तेज आर्थिक विकास की राह पर डाला। मतलब भारत का जो विकास है वो एकदम स्पीड से बढ़ा शीत युद्ध के बाद। और इससे क्या हुआ कि भारत बड़ी ताकतों की वैश्विक राजनीति का हिस्सा बन गया। जब नई सदी के एक नए दशक का आगाज हुआ तो ऐसा लग रहा था कि भारत दुनिया की एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरने के मुहाने पर खड़ा है। अनमने ढंग से ही सही भारत मगर भारत नई विश्व व्यवस्था का अभिन्न अंग बनने के बेहद करीब पहुंच गया, क्योंकि जैसे ही भारत की अर्थव्यवस्था ने अच्छे नतीजे देने शुरू किए वैसे ही उसका लोकतंत्र दुनिया को बेहद आकर्षक लगने लगा। तो 1990 के आसपास जब शीत युद्ध समाप्त हुआ, भारत ने वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया और भारत की जो विदेश नीति है उसमें कई आमूलचूल परिवर्तन किए गए। तो उसके बाद क्या होता है कि भारत जो है एक तरह से वैश्विक व्यवस्था बनने की ओर अग्रसर हुआ और जो भारत का जो लोकतंत्र था ये दुनिया को बेहद आकर्षक लगने लगा। हालांकि उस समय भी भारत की जो विदेश नीति थी वो उतनी स्पष्ट नहीं थी जितनी की होनी चाहिए थी। 1990 के दशक की शुरुआत वो दौर था जब एक के बाद एक कमजोर सरकारों ने भारत को आर्थिक, राजनीतिक और सामरिक रूप से नेतृत्व विहीन बना दिया था। दुनिया तेजी से बदल रही थी और भारत की अर्थव्यवस्था ढह रही थी। भारत के सामने हजारों चुनौतियां खड़ी थी और राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे कोई नेतृत्व का अभाव था जो कि भारत को इस मुश्किल से निकाल सके। तो ऐसा है भैया कि जब 1990 में वैश्वीकरण शीत युद्ध समाप्त होता है तो क्या होता है ना कि भारत उस समय कुछ क्षण के लिए डगमगाता है, क्योंकि उस समय क्या हो रहा था कि जो भारत की जो केंद्रीय सरकार थी वो समर्थन प्राप्त सरकार नहीं हुआ करती थी, वो अल्पमत की सरकारें थी। तो वो भारत की विदेश नीति को उतना अच्छे तरीके से चला नहीं पा रही थी। तो यह एक दिक्कत आ रही थी और उस समय भारत के अंदर कई विवाद भी हो गए थे, जैसे कि मंडल मंदिर विवाद हो गया था, उसके बाद अयोध्या विवाद था, फिर जाति पर आधारित आरक्षण के मसले थे। वो देश के विघटन का एक तरह से काम करने में लगे हुए थे। मतलब इन सब मुद्दों से अगर सही समय पर इन सब मुद्दों को सुलझाया नहीं गया होता तो भारत विघटित हो गया होता। तो फिर क्या होता है कि अचानक से पीवी नरसिम्हा राव जो प्रधानमंत्री है वो सत्ता में आते हैं, भारत के केंद्रीय सत्ता में, और वो जो है एक तरह से कई सारे परिवर्तन करते हैं, जैसे वैश्वीकरण को बढ़ावा देते हैं और कई विदेशों का दौरा करते हैं। और जो नरसिम्हा राव होते हैं ना वो एक तरह से कांग्रेस पार्टी से संबद्ध होते हैं और नरसिम्हा राव को खुद उनके पार्टी कार्यकर्ता पसंद नहीं करते, क्योंकि नरसिम्हा राव का एक उद्देश्य होता है कि वह जो है ना कम से कम भारत को इस स्थिति में तो ला करके छोड़ ही दे ताकि भारत अब उससे आगे मतलब बिना किसी समस्या के बढ़ सके। ऐसा नरसिम्हा राव का उद्देश्य था। लेकिन जो नरसिम्हा राव के जो पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वो खुद नरसिम्हा राव को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उस समय में जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने थे उस समय में प्रधानमंत्री बनने वालों की जो संख्या थी वो कुछ ज़्यादा ही थी। मतलब कई सारे नेता कांग्रेस में मौजूद थे जो कि प्रधानमंत्री बनने की होड़ में थे। तो ये सब समझ में आ गया। नरसिम्हा राव ने अपने समय में सभी अहम मसलों पर जो फैसले लिए वो पिछले 2 दशकों में भारत के लिए एक उभार के रूप में अहम भूमिका निभा रहे हैं। नरसिम्हा राव के निर्णय न लेने पाने की छवि से इतर वो बहुत ही अच्छे नेताओं में से एक हुए और नरसिम्हा राव ने जितने भी अहम फैसले लिए
वो एक तरह से काफ़ी अच्छा रहा और साथ ही उस तरह के फैसले ने देश को बहुत आगे तक पहुंचाने में मदद की और आज उसी की बदौलत हम जो लुक ईस्ट पॉलिसी के बदौलत या फिर वैश्वीकरण के बदौलत आज यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। और 1990 के दशक में जो भारत के सामने थी ना, वो कई सारी विशाल चुनौतियां थी, जैसे कि आर्थिक समस्याएं थी। दुनिया अचानक से एक ध्रुवीय हो गई थी और भारत का प्रमुख सहयोगी देश सोवियत संघ का दुनिया के नक्शे से नामो निशान तक मिट गया था। भारत को अब अपनी आर्थिक नीति को विदेश नीति से ज़्यादा असरदार तरीके से जोड़ना था। अब ऐसा है भैया, 1990 में जैसा कि मैंने बताया कि सोवियत संघ बिखर पड़ा था और सोवियत संघ के बिखरने की वजह से जो दुनिया द्विध्रुवीय हो रही थी वो अब एक ध्रुवीय हो चुकी थी। अब दुनिया में एक ही ध्रुव बच गया था और वो था अमेरिकी ध्रुव। अब जो बहुत सारे देश थे वो अमेरिका की ओर झुक रहे थे। अब भारत के सामने ये चुनौती थी कि वो किसी तरह से अपने आर्थिक संबंधों को, अपने आर्थिक नीति को विदेश नीति से जोड़े, क्योंकि जब भारत आजाद हुआ था उस समय भारत का एकमात्र गहरा मित्र था वो था सोवियत संघ। अब चूंकि सोवियत संघ नहीं रहा तो दिक्कत ये थी कि किसी भी तरह कम से कम भारत की विदेश नीति को इतना तो मजबूत किया जाए कि वो जो है आगे सस्टेन कर सके। तो आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। तो जो वो पीवी नरसिम्हा राव थे उनको एहसास हो गया कि अगर आर्थिक सुधारों को सफल बनाना है तो भारत को पश्चिम और खास तौर से अमेरिका के सहयोग की जरूरत होगी, और इसलिए उन्होंने दुनिया के सामरिक ढांचे में अमेरिका की अहमियत को स्वीकार करते हुए भारत के साथ उसके संबंधों में नई जान डालने की बुनियाद रखी। मध्य पूर्व में भी नरसिम्हा राव ने वो साहस दिखाया जो उनसे पहले के किसी भारतीय नेता ने नहीं दिखाया था। उन्होंने 1992 में इजराइल के साथ पूरे कूटनीतिक संबंध स्थापित करने के साथ साथ ईरान से भी दोस्ती का हाथ बढ़ाया और 1993 में तेहरान का ऐतिहासिक दौरा किया। 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति के बाद नरसिम्हा राव ईरान जाने वाले पहले प्रधानमंत्री थे, चूंकि विश्व अर्थव्यवस्था का केंद्र पश्चिम से पूरब की ओर जा रहा था। तब तो भारत को लुक ईस्ट की विदेश नीति की शुरुआत करनी पड़ी, जिससे भारत के आर्थिक भविष्य को पूर्वी एशिया की तेजी से तरक्की करते हुए अर्थव्यवस्थाओं से जोड़ा जा सके। भारत को सिर्फ आर्थिक प्रगति के लिए ही आसियान देशों के साथ अपने संबंधों का दायरा नहीं बढ़ाना था, बल्कि चीन के बढ़ते प्रभाव के चलते भी भारत के लिए ऐसा करना जरूरी हो गया था। तो ऐसा है भैया कि जब 1990 में एक तरह से जो वैश्विक अर्थव्यवस्थाएं थी वो चरमरा रही थी, जो वैश्विक परिदृश्य था वो तुरंत बदल रहा था, तो उस समय अब भारत के सामने ये चुनौती थी कि वो कम से कम अमेरिका को अपना मित्र तो बना ही ले। तब फिर वो क्या करते हैं, या वो जो प्रधानमंत्री थे, भारत के जो प्रधानमंत्री थे, वो क्या करते हैं कि 1992 में इजराइल का दौरा करते हैं, अपने कूटनीतिक संबंध स्थापित करते हैं इजराइल के साथ, फिर ईरान के साथ, फिर 1993 में वो ईरान के तेहरान का दौरा करते हैं। 1979 में ईरान के इस्लामिक क्रांति में भी वो एक तरह से समर्थन करते हैं, फिर वो ईरान जाते हैं, फिर अमेरिका के साथ भी वो अपने अच्छे खासे संबंध स्थापित करते हैं। और उसके बाद जब ये सारी जो ये सारी घटनाएं होती है, तब इसी दरमियान विश्व अर्थव्यवस्था का जो केंद्र है वो पश्चिम से पूरब की ओर भी बढ़ रहा होता है। तब भारत जो है वो अपने तरफ से लुक ईस्ट की विदेश नीति की शुरुआत करता है और साथ ही वो ये कोशिश करता है कि कम से कम इसमें इस लुक ईस्ट नीति के तहत बहुत सारे देशों को जोड़ा जाए, और ताकि इसके माध्यम से केवल और केवल भारत की आर्थिक प्रगति को बढ़ावा ना मिले, बल्कि जो चीन है उसकी शक्ति को भी सीमित करने में मदद मिली। 1990 के दशक के शुरुआती दौर का असर आज हम भारत की विदेश नीति के हर क्षेत्र में देख सकते हैं। गुट निरपेक्षता से हटते हुए मुद्दों पर आधारित गठबंधन बनाना, मध्य पूर्व में भारत का नाजुक संतुलन बनाना, चीन के साथ टिकाऊ संतुलन बनाना, विश्व के अहम इलाकों में संबंध में ज़्यादा ठोस रक्षा कूटनीति अपनाना, भारत की लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट नीतियों के तहत भारत का पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी एशिया से संबंध मजबूत करना, और एनडीए सरकार द्वारा पोखरण 2 परमाणु परीक्षण करने के बाद लगे प्रतिबंधों का सामना करने के लायक आर्थिक ताकत जुटाना। तो ऐसा है कि जो हम आज देख रहे हैं, भारत की जो विदेश नीति हम देख रहे हैं, वो सब किसके बदौलत है, तो वो 1990 के दशक में जो विदेश नीति में परिवर्तन हुए उसके बदौलत है। जो भारत है उसने क्या किए थे, तो उसने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई थी। उसके माध्यम से उन्होंने मध्य पूर्व में भारत का संबंध स्थापित किया, भारत का दूसरे देशों के साथ संबंध स्थापित किया, चीन के साथ टिकाऊ संबंध स्थापित किए भारत ने। उसी के साथ साथ भारत की जो लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट पॉलिसियाँ हैं उसने भी भारत को वैश्विक मंच पर एक तरह से स्थान दिलाने में मदद की। तो मेरे ख्याल से आप लोग इन सभी बातों को समझ गए होंगे, आपको ये सभी बातें अच्छी लगी होंगी।
अब आगे बढ़ते हैं 1991 के आर्थिक सुधारों का विश्व में भारत की हैसियत पर असर। तो ऐसा भैया कि ऊपर में भी कुछ लाइनें लिखी गई है, वो सारी लाइनें मैं बता चुका हूँ, इसमें बताने लायक कुछ है नहीं और मैं शॉर्ट में ही बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा होने वाला है, परेशानी आप लोगों की बढ़ेगी। तो 1991 में जो आर्थिक सुधार हुए उसका भारत पर क्या असर हुआ और वैश्विक मंच पर भारत की क्या छवि जो है वो बनी। तो ऐसा है कि जब 1991 में आर्थिक सुधारों की स्टार्टिंग हुई तो लोगों ने भारत के आर्थिक उभार की भविष्यवाणी करनी शुरू कर दी। सुधारों से आर्थिक विकास को नई रफ्तार मिली और इससे दुनिया से संवाद करने की भारत के तौर तरीके में बदलाव हुआ। आज दुनिया की बड़ी बड़ी शक्तियां भारत को अपनी ओर आकर्षित करने की होड़ लगा रही हैं। आज भारत दुनिया के सभी अहम मंचों का हिस्सा है। जलवायु परिवर्तन से लेकर समुद्री सुरक्षा तक, उभरती तकनीकों से लेकर भूमंडलीकरण तक, आज अगर भारत अपने लिए एक नई भूमिका गढ़ रहा है तो उसके पीछे आर्थिक सफलता से ये आत्मविश्वास ही है। पिछले करीब 1.5 साल के दौरान भारत ने जहां एक तरफ कोविड-19 महामारी की वजह से आई तबाही का मुकाबला किया है तो वहीं दूसरी तरफ उसने अपनी सीमा पर आक्रमण हो रहे चीन को भी पीछे धकेला है। महामारी के दौरान जब अमेरिका समेत दुनिया के बड़े बड़े औद्योगिक देश अपने घरेलू संकट से जूझ रहे थे तब भारत इस समय महामारी से निपटने के लिए दुनिया को आम राय कायम करवाने में मदद कर रहा था। इसी दौरान भारत अपनी सीमा पर चीन के घुसपैठिए सैनिकों से भिड़ंत भी कर रहा था। और 1990 के दशक जो शुरुआती दौर था 1990 के दशक का जो शुरुआती दौर था उसका असर आज भी हम भारत की विदेश नीति के हर क्षेत्र में देखते हैं। उसके बाद चीन के खिलाफ भारत का आक्रामक रुख कई बरस से भारत की सामरिक नीति का हिस्सा रहा है। जिस समय पश्चिमी देश चीन के साथ अच्छे ताल्लुक बनाने में मशगूल थे उस समय भी भारत चीन को कई मोर्चों पर चुनौती दे रहा था। भारत दुनिया का पहला प्रमुख देश था जिसने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI को ये कहते हुए खुलकर आलोचना की थी कि ये तो देशों को निगलने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। BRI को लेकर भारत की उस आलोचना पर आज दुनिया की आम सहमति है। चीन के कड़े ऐतराज के बावजूद अगर आज ये माना जाता है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र पश्चिम से पूरब की ओर है तो इसकी बड़ी वजह यही है कि भारत ने इसका पूरे उत्साह से समर्थन किया था। अगर भारत ने अपनी विदेश नीति के चुनाव को स्पष्ट न किया होता तो आज भी क्वाड का गठन एक ख्वाब ही होता। मतलब ऐसा है कि ये क्वाड संगठन का गठन किया गया है, एक क्वाड संगठन है और ये जो है चीन की बढ़ती नीति जो बढ़ती क्षमता है, जो बढ़ती शक्ति है उसको सीमित करने की कोशिश करता है और साथ ही जो चीन हिंद महासागर पे अपना अधिकार दिखाता है, हिंद प्रशांत क्षेत्र पर अधिकार दिखाता है, उसको रोकने की कोशिश ये क्वाड संगठन करता है। तो मेरे ख्याल से आप लोग इन सभी बातों को समझ गए होंगे। और भी यहाँ बहुत लंबा चौड़ा प्रवचन दिया गया है तो इसमें और क्या ही बताऊं मैं, इसमें और बताने लायक नहीं है, शॉर्ट में ही बता दूंगा। अब जबकि विश्व जो व्यवस्था है वो ज़्यादा प्रतिद्वंदी दौर की ओर बढ़ रही है, बड़ी ताकतें खुलकर एक दूसरे से होड़ लगा रही है, ज़्यादातर वैश्विक संस्थाएं अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रही है और आर्थिक भूमंडलीकरण खंड खंड हो रहा है। ऐसे में इनमें से ज़्यादातर परिचर्चाओं के केंद्र में भारत ही है क्योंकि एक लोकतांत्रिक भारत का $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य की ओर बढ़ना एक ऐसा सच है जो न सिर्फ विश्वसनीय है बल्कि उसे पोषना भी व्यर्थ नहीं जाएगा। अगर आज भारत के नीति निर्माता इतना बड़ा ख्वाब देख पा रहे हैं तो ये 3 दशक पहले शुरू किए गए आर्थिक सुधारों की ही देन है। मतलब 1990 में जो आर्थिक सुधार शुरू किए गए थे उसी की बदौलत आज भारत विश्व की $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने का ख्वाब देख रहा है। 1990 के दशक की शुरुआत से आज तक भारतीय विदेश नीति ने लंबा सफर तय किया है, लेकिन ये बात एकदम साफ है कि भारत की आज की विदेश नीति को गढ़ने में 30 साल पहले शुरू किए गए आर्थिक सुधारों ने अहम भूमिका अदा की है। तो मेरे ख्याल से आप लोग इन सभी बातों को समझ गए होंगे। एक प्रश्न बहुत लंबा था भैया। चलिए अब दूसरे प्रश्न को देख लेते हैं। पहला प्रश्न तो बहुत लंबा चौड़ा होगा, आप लोगों को लग रहा होगा कि भैया क्या बता दिया आपने, आप लोग तो परेशान हो गए होंगे। खैर दूसरा प्रश्न कुछ इस तरह से है कि विदेश नीति से आप क्या समझते हैं। भारतीय विदेश नीति के निर्धारक तत्वों की विवेचन कीजिए, जो भी आप कह लें। भारतीय विदेश नीति के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। अगला प्रश्न क्या है उसको देख लेते हैं। अथवा भारत विदेश नीति के आदर्श बताइए या फिर भारत विदेश नीति के उद्देश्य बताइए। तो चलिए देख लेते हैं। ऐसा है कि भैया भारत जो है ना विश्व में 7वें नंबर पर है भूभाग की दृष्टि से, साथ ही जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पर है। इसीलिए भारत की जो विदेश नीति है यह विश्व की राजनीति पर एक गहरा प्रभाव डालती है।
स्वतंत्रता से पूर्व भारत की जो है ना कोई भी स्पष्ट विदेश नीति नहीं थी, क्योंकि भारत ब्रिटिश सरकार के अधीन था। भारत अब एक स्वतंत्र और प्रजातांत्रिक राष्ट्र है, और विदेश नीति जिसके बारे में अभी हमें चर्चा करनी है, वह ऐसा दृष्टिकोण है जिसके द्वारा कोई राष्ट्र विश्व के अन्य राष्ट्रों के साथ व्यवहार करता है, जिसमें संबंधों का निर्माण होता है या उनसे दूरी होती है अथवा अनुकूलता या प्रतिकूलता बनाई जाती है। यदि देखा जाए तो विदेश नीति वह कला है जो अंतर्राज्यीय अथवा अंतर्राज्यीय नहीं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का शुद्ध आधार प्रस्तुत करती है। मतलब जो विदेश नीति है वो क्या करती है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को दिखाने का काम करती है। एक राष्ट्र के क्या क्या कार्य हैं ये सब दिखाने का काम जो है विदेश नीति करती है। एक राष्ट्र के क्या क्या राष्ट्रहित हैं और उन राष्ट्रहितों को सुरक्षित कैसे किया जाए और उन राष्ट्रहितों को विकसित कैसे किया जाए, ये सब किसके माध्यम से होता है, तो वो विदेश नीति के माध्यम से होता है। एंडरसन व क्रिस्टल के अनुसार विदेश नीति के सामान्य सिद्धांतों का निर्धारण एवं क्रियान्वयन करती है, जिसके द्वारा किसी राज्य के आचरण को प्रभावित करके अपने महत्वपूर्ण हितों की सुरक्षा एवं पुष्टिकरण करता है। इस परिभाषा का विश्लेषण हमें निम्नांकित तथ्य प्रस्तुत करता है। तो चलिए देखते हैं। वो जो परिभाषा ऊपर में लिखी गई है, उन परिभाषाओं को हम 3 स्पष्ट बिंदुओं से समझ सकते हैं। उस परिभाषा को वो जो एंडरसन के द्वारा लिखी गई परिभाषा है, उसमें 3 मुख्य बिंदु निकलकर सामने आते हैं। पहला बिंदु तो ये है कि नीति के निर्धारण व कार्यान्वयन में किसकी भूमिका होती है, तो विदेश नीति की भूमिका होती है। दूसरे राज्यों के आचरण को अपने हितों के अनुसार प्रभावित करने का काम किसके माध्यम से होता है, तो विदेश नीति के माध्यम से होता है। अपने हितों की सुरक्षा तथा उनका विकास का काम किसके माध्यम से होता है, तो विदेश नीति के माध्यम से होता है। अब हम बात करते हैं कि भारत की विदेश नीति के निर्धारक तत्व कौन से हैं। तो सबसे पहला है राष्ट्रीय हित। तो ऐसा है भैया कि भारत की जो विदेश नीति है उसका पहला तत्व है राष्ट्रीय हित। कोई भी राष्ट्र जो है ना वो ये सोचता है कि विदेश नीति के माध्यम से वो अपने निजी हितों की सुरक्षा कर सके। तो भारत भी ऐसा ही सोचता है। वो सोचता है कि उसके जो निजी हित हैं, उसके जो निजी राष्ट्रीय हित है, वो ज्यादा अच्छे से परिलक्षित होकर सामने आए। दूसरी बात अगर हम करें तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वकालत भारत की विदेश नीति करती है। मतलब भारत अपनी विदेश नीति के माध्यम से चाहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति बनी रहे और साथ ही जो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा है वो भी बनी रहे। साथ में तीसरी बात अगर हम करें तो हम ये पाते हैं कि राष्ट्र के मध्य न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाने का काम भी भारत की विदेश नीति के माध्यम से किया जाता है। मतलब भारत ये चाहता है कि उनके जो संबंध है दूसरे राष्ट्रों के साथ न्यायपूर्ण रहे और सम्मानजनक रहे। तो ये सब जो माध्यम है यह भी भारत के नीति निर्धारक तत्व है, विदेश नीति निर्धारक तत्व। सैनिक तत्व, जो भारत है वो ये चाहता है कि उसके जो सैनिक टुकड़ी है या उसके जो सैनिक बल है उसकी संख्या में इजाफा हो, ताकि वो अपनी सुरक्षा जो या फिर सुरक्षा हितों को साध सके। तो मेरे ख्याल से आप लोग इन सभी बातों को समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। फिर भारत जो है अपनी विदेश नीति के माध्यम से दूसरे राष्ट्र की प्रतिष्ठा और आदर्श को बनाए रखना चाहता है और साथ ही अपनी प्रतिष्ठा और आदर्श को भी बनाए रखना चाहता है। साथ ही सांस्कृतिक कारक भी एक फैक्टर है। सांस्कृतिक कारक के माध्यम से भी भारत ये चाहता है कि दूसरे देशों के संस्कृति का हास्य ना हो और साथ ही उसके देश या भारत की जो सांस्कृतिक जो कारक है वो भी बने रहे। और फिर भौगोलिक स्थिति की बात करें तो भारत ये चाहता है कि वह जो है ना किसी देश के अंदर संसाधनों का उपयोग कर सके, उपभोग कर सके। मतलब मेरा कहना ये है कि यहाँ पर मैंने थोड़ी लाइन मिस्टेक कर दी है, गलती हो गई, माफ़ी चाहता हूँ। मतलब ये जो भौगोलिक स्थिति है इसके आधार पर भारत ये चाहता है कि जो भी देश जहाँ भी स्थित है वो अपनी स्थिति के आधार पर अपने देश के संसाधनों का ठीक ठाक उपयोग करे और अगर आवश्यक हो, अगर ज़रूरत हो तो दूसरे भी देशों को उन संसाधनों का हिस्सा दे, ताकि सभी देश के अंदर सामान्य वितरण हो और सभी देश बराबर प्रगति कर सके। फिर तकनीकी विकास जो है यह भी एक तरह से भारत का विदेश नीति निर्धारक तत्व है। भारत ये चाहता है कि वह एक समय पिछड़ा देश था, लेकिन अब वो ये चाहता है कि वो किसी भी माध्यम से कम अपनी तकनीकी का विकास करे और विकासशील देश की श्रेणी से विकसित देश की श्रेणी में पहुंच जाए। वो औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देता है। मतलब भारत औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देता है, तकनीकी विकास को बढ़ावा देता है और साथ ही वैज्ञानिक तकनीकी को बढ़ावा देता है, ताकि भारत का जो है अच्छा खासा विकास हो सके। तो मेरे ख्याल से आप लोग इसको भी समझ गए होंगे। अब अगला क्वेश्चन है कि भारत की जो विदेश नीति है उसके सिद्धांत अथवा आदर्श क्या है।
तो भारत की विदेश नीति के आदर्श की अगर हम बात करें तो हम ये देखते हैं कि तटस्थता और असंलग्नता। मतलब भारत ये चाहता है या फिर वो ये सोचता है कि वो किसी देश के झगड़े झमेले या पचड़े में ना फंसे। वो क्या करता है अक्सर, या भारत क्या करता है कि अक्सर देश के झगड़े से तटस्थता बना लेता है। वो उस मुद्दे पर कुछ बोलता ही नहीं है, ठीक है, वो एकदम शांत हो जाता है। जैसे कि जो आपको शीत युद्ध चल रहा था उस समय भी भारत तटस्थ हो गया था। जैसे कि यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, यूक्रेन रूस का, उसमें भी भारत तटस्थ था। उसी के बाद अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव, सहयोग और मित्रता को बनाए रखने की कोशिश जो है वो भारतीय विदेश नीति का सिद्धांत है। फिर सह अस्तित्व अथवा जो पंचशील है, मतलब जो अभी देश जैसे कि चीन हो गया, फिर उसके बाद वियतनाम हो गया, कंबोडिया हो गया, उसके बाद नेपाल हो गया, इन सब देशों से जो सामरिक क्या कहते हैं सामरिक अस्तित्व को साझा करने के लिए ये पंचशील सिद्धांत को भारत बढ़ावा देता है। भारत ये सोचता है कि इन सभी के साथ द्विपक्षीय वार्ते अच्छे से हो, जो द्विपक्षीय संबंध हो वो अच्छे से बने। तो इसके लिए भी पंचशील को वो बढ़ावा देता है। ये भी भारतीय विदेश नीति का आदर्श है। लोकतंत्र में विश्वास और समर्थन करता है भारत। भारत को ऐसा विश्वास है कि जो लोकतंत्र है वो सबसे अच्छा सिस्टम है सरकार का। उसके बाद साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और रंग भेदक असमानता का विरोध करता है, और यह भी भारतीय विदेश नीति का एक आदर्श है। भारत वैश्विक मंच पर हमेशा ये प्रयास करता है कि साम्राज्यवाद को खत्म किया जाए, उपनिवेशवाद को खत्म किया जाए और रंग भेद को भी खत्म किया जाए। फिर विश्व शांति को प्रोत्साहन देने का काम भी भारत करता है। आंतरिक मामलों में भी विदेशी हस्तक्षेपों के विरोध का काम करता है। जैसे कि अक्सर अमेरिका या फिर कोई अन्य देश भारत और जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान और चीन विवाद पे अक्सर दूसरे देश बोलते हैं, तो भारत उसमें ये कहता है कि भैया ये हमारे आंतरिक मसले हैं, इस पे आपको हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। फिर वैश्विक मुद्दों पर आम सहमति पर जोर देने का काम भी भारत का एक विदेश नीति का आदर्श है। भारत ये चाहता है कि वैश्विक पटल पर जो भी आम सहमति है वो जल्दी से जल्दी हो जाए, और जो विश्व है वो एक तरह से अस्थिरता का शिकार ना हो जाए। फिर भारत संयुक्त राष्ट्र में विश्वास करता है, यह भी भारतीय विदेश नीति का एक आदर्श है। अब भारतीय विदेश नीति के उद्देश्य की बात करते हैं। तो ऐसा है कि किसी भी अन्य देश के समान ही भारत की विदेश नीति का मुख्य और प्राथमिक उद्देश्य अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करना। पहले भी मैं बता चुका हूँ। सभी देश के लिए जो राष्ट्र हित है उनके दायरे अलग अलग हैं, सबका अलग अलग मायने हैं, सब देशों के अलग अलग मायने हैं। भारत के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय हित के अर्थ में अगर हम बात करें तो हम ये देखते हैं कि क्षेत्रीय अखंडता बनी रहे, साथ ही रक्षा के लिए हमारी सीमाओं को सुरक्षित किया जा सके, सीमा आर पार आतंकवाद का मुकाबला हो, ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा मिले, खाद्य सुरक्षा, साइबर सुरक्षा आदि बना रहे। अपनी विकास की गति को बढ़ाने के लिए भारत को पर्याप्त विदेशी सहायता की आवश्यकता होती है। विभिन्न परियोजनाओं जैसे मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्मार्ट सिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, डिजिटल इंडिया, क्लीन इंडिया आदि को सफल बनाने के लिए भारत को विदेशी सहयोगियों, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, वित्तीय सहायता और टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है। तो भारत विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य है कि इन सभी विदेश नीतियों को बढ़ावा दे करके वो अपने निजी हितों की पुष्टि कर सके। उल्लेखनीय है कि हाल के कुछ वर्षों में भारत की विदेश नीति इस पहलू पर नीति निर्माताओं ने काफ़ी ध्यान दिया है, और इसमें क्या है, विश्व भर में भारत का डायस्पोरा अभी काफ़ी मजबूत हुआ और तकरीबन विश्व के सभी देशों में भारत की विदेश नीति फैली है। और भारत की विदेश नीति का एक अन्य उद्देश्य है भारतीयों को संलग्न कर वहाँ उनकी उपस्थिति का अधिकतम लाभ उठाना, और इसी के साथ उनके हितों को सुरक्षित रखना भी उनका काम होता है, या फिर भारत का काम होता है कि वो विदेश में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा करे और फिर उनके हितों की सुरक्षा भी करे। संक्षेप में कहा जा सकता है कि भारत की विदेश नीति के 4 मुख्य उद्देश्य, जैसे भारत को पारंपरिक और गैर पारंपरिक खतरों से बचाना, ठीक है, ऐसा वातावरण बनाना जो भारत के समावेशी विकास के अनुकूल हो, जिसमें देश में गरीब से गरीब व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंच सके, यह सुनिश्चित करना कि वैश्विक मंचों पर भारत की आवाज़ सुनी जाए और वैश्विक आयामों जैसे आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, निरस्त्रीकरण और वैश्विक शासन के मुद्दों को भारत प्रभावित कर सके। विदेश में भारतीय प्रवासियों को जोड़ना और उनके हितों की रक्षा करना, यह भी भारतीय विदेश नीति का एक आदर्श है, एक उद्देश्य है। मेरे ख्याल से आप लोग इन सभी बातों को समझ गए होंगे। तो ये वाला प्रश्न भी समाप्त होता है, ये वाला रामायण भी समाप्त होता है। ठीक है भैया, देखते हैं अगला रामायण क्या है। कहाँ गया भाई? तीसरा, भारतीय विदेश नीति निर्माण में भागीदार कौन कौन होते हैं बताइए। तो अभी तो मैं इसको बताऊंगा ही, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ।
चलिए अब देख लेते हैं तीसरे नंबर प्रश्न को। तबीयत थोड़ी खराब है, मतलब तबीयत खराब में बात कुछ ऐसी है ना कि सर्दी खांसी जोरों की लगी हुई है। खांसी तो नहीं है लेकिन सर्दी लगी हुई है, ऐसा एहसास मुझे हो रहा है और दिक्कत हो रही है थोड़ी सी। खैर जो भी हो, आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा प्रश्न है कि भारतीय विदेश नीति के निर्माण में जो भागीदार हैं वो कौन कौन से हैं, उसके बारे में बताइए। तो इसके लिए मैं एक ब्लैक स्क्रीन लेता हूँ और ब्लैक स्क्रीन में मैं कुछ बातें लिखूंगा, अभी आप लोग उसको समझिएगा, समझ में आ जाएगी सारी बातें। तो जो भारतीय विदेश नीति है ना, इसके अगर नीति निर्माण में जो भाग लेते हैं वो मूल रूप से दो तरह की संस्थाएं होती हैं। ठीक है, पहली जो संस्था होती है वो होती है सरकारी संस्था। सरकारी संस्थाएं मूल रूप से या प्राथमिक रूप से भारतीय विदेश नीति निर्माण का कार्य करती हैं, जबकि जो गैर सरकारी संस्थाएं होती है कभी कभी वो भी भारतीय विदेश नीति निर्माण का काम करती है। हालांकि ये विदेश नीति निर्माण का काम नहीं करती है मूल रूप से या प्राथमिक रूप से या प्रत्यक्ष रूप से, बल्कि ये परोक्ष रूप से भारतीय विदेश नीति के निर्माण में सहायक होती है। तो सरकारी संस्थाओं की अगर बात करें तो सबसे पहली सरकारी संस्था होती है विदेश मंत्रालय। ठीक है, दूसरी संस्था होती है प्रधानमंत्री कार्यालय। तीसरी संस्था संसद, कभी कभी राज्य विधानमंडल भी या राज्य सरकारें कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो गैर सरकारी संस्थाओं की अगर हम बात करें जो कि भारतीय विदेश नीति निर्माण में परोक्ष रूप से सहायता करती है, उसमें सबसे पहला आप मीडिया चैनल ले सकते हैं। ठीक है, दूसरा एनजीओ ले सकते हैं, तीसरा बड़े बड़े शिक्षाविदों को ले सकते हैं। ठीक है, मीडिया के अंदर कई सारी चीजें आ सकती है, जैसे कि पेपर मीडिया हो गया या फिर चैनल मीडिया हो गया या फिर सोशल मीडिया हो गया, और उसके बाद एनजीओ हो गया, शिक्षाविद हो गए। कभी कभी बड़ी यूनिवर्सिटी जो बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं वो भी इस तरह के काम में भाग लेते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के हम ये देख रहे हैं कि भारतीय विदेश नीति निर्माण में कितनी तरह की संस्थाएं भाग लेती है। तो दो तरह की संस्थाएं, एक सरकारी और दूसरी गैर सरकारी। फिर सरकारी संस्थाओं के अंदर हम इन सब को देखते हैं, जैसे कि विदेश मंत्रालय हो गया, प्रधानमंत्री कार्यालय हो गया, संसद हो गया, राज्य सरकारें हो गई। फिर गैर सरकारी जो संस्थाएं हैं, यहाँ संस्था होना चाहिए। ठीक है, उसमें हम क्या देखते हैं, मीडिया को देखते हैं, एनजीओ को देखते हैं, बड़े बड़े शिक्षाविदों को देखते हैं, फिर विश्वविद्यालयों को देखते हैं। कभी कभी हम इसमें बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउस को देखते हैं, व्यापार संगठनों को देखते हैं। तो ये सभी मिल करके क्या करते हैं, भारतीय विदेश नीति के निर्माण में अपना अपना योगदान देते हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब चलते हैं यहाँ पर डिस्कस करते हैं। यहाँ पर मैंने हालांकि नहीं तोड़ करके बताया, तो ऊपर में मैंने ब्लैक स्क्रीन में बताने की सोची और मैंने उसको बता भी दिया। तो सबसे पहला क्या मैंने बताया था, विदेश मंत्रालय, MEA। ठीक है, और यह सच है कि जो भारत के बाह्य अथवा विदेशी संबंधों में विदेश मंत्रालय एक प्रमुख करता है। भारत सरकार के कार्य आवंटन नियमों पर नजर दौड़ाने से पता चलता है कि विदेश मंत्रालय को वैश्विक मंच पर राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए अन्य राष्ट्रों के साथ भारत के विदेशी संबंधों की योजना के विषय में सोचने, उन्हें तैयार करने तथा प्रतिबंधित करने का कार्य सौंपा गया। मतलब विदेश मंत्रालय क्या करती है, वैश्विक मंच पर भारत के विदेशी मुद्दों को उठाती है या फिर भारत के राष्ट्रीय मुद्दों को उठाती है और फिर उनके समाधान की मांग वैश्विक मंचों पर करती है। तो मेरे ख्याल से आप लोग इसको समझ गए होंगे, विदेश मंत्रालय कैसे विदेश नीति निर्माण में सहायक है। दूसरा है मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल अथवा समिति, मंत्रिमंडल अथवा मंत्रिमंडल समिति। तो ऐसा है कि हालांकि विदेश मंत्रालय विदेश नीति में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से हिस्सा लेती है, लेकिन जो विदेश नीति बनाई जाती है वो मूल रूप से मंत्रिमंडल की ओर से बनती है। जितने भी काम विदेश मंत्रालय के अंदर देखे जाते हैं, पहले उसको मंत्रिमंडल से पास किया जाता है। मंत्रिमंडल की सहमति के बाद ही विदेश मंत्रालय किसी विदेश नीति को कार्यान्वयन में लाता है और आगे बढ़ाता है।
तो मेरे ख्याल से आप लोग इसको भी समझ गए होंगे। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री कार्यालय के बारे में। तो ऐसा है कि मंत्रिमंडल का जो मुख्य होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री किसी भी मंत्रिमंडल के मुख्य प्रतिनिधि होते हैं। तो मंत्रिमंडल के अंदर जितने भी फैसले लिए जाते हैं तो उन सभी पर प्रधानमंत्री की जो सहमति है वो अनिवार्य है। तो हम अगर इनडायरेक्टली कहें तो हम ये कह सकते हैं कि बिना प्रधानमंत्री की सहमति के कोई भी विदेश नीति को अमल में नहीं लाया जा सकता। तो मेरे ख्याल से आप लोग इसको भी समझ गए होंगे। और प्रधानमंत्री बिना किसी अपवाद के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही विदेश नीति के निर्णय लेने वाले प्रधान व्यक्ति रहे हैं। चूंकि अगर हम भारत के इतिहास को उलट कर देखें तो हम ये पाते हैं कि जो भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो स्वयं विदेश मंत्री भी थे, मतलब 2 मंत्रालय उनके अपने पास थे। और इस वजह से हम ये देखते आ रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री है वो स्वतंत्र रूप से विदेशी निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। उसके बाद है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, NSC, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल भी क्या करती है? तो भारतीय विदेश नीति के निर्माण में मदद करती है। और यह क्या करती है? तो भारत सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति और रक्षा संबंधी मामलों में परामर्श देती है। ठीक है। और इस पर जो अंतिम निर्णय होता है ये प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद द्वारा लिया जाता है, लेकिन फिर भी एक तरह से परामर्श देने का काम तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद करती है। और इसमें क्या होता है कि एक तो प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री इसकी अध्यक्षता करते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की। साथ में इसमें विदेश मंत्रालय का भी मुखिया होता है या फिर विदेश मंत्रालय का भी प्रतिनिधि होता है, रक्षा मंत्रालय का प्रतिनिधि होता है, गृह मंत्रालय का प्रतिनिधि होता है, वित्त मंत्री होती है या होते हैं जो भी हो, फिर NSA, नीति आयोग, ये सब मिल करके इस राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का गठन करते हैं। उसी के साथ रणनीति आयोजन ग्रुप होता है, SPG, यह भी भारतीय विदेश नीति के निर्माण में अपनी सहायता देता है। और यह नौकरशाह स्तर पर आधारित एक शीर्षस्थ निकाय है। और इसमें क्या होता है कि इसमें कई मंत्रिमंडल के सचिव होते हैं और ये सभी मिलकर एक दीर्घकालिक रणनीतियों को तैयार करने का काम करते हैं। और इसमें जो सचिव शामिल होते हैं वो होते हैं गृह मंत्रालय के सचिव, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, रक्षा उत्पादन मंत्रालय के सचिव, राजस्व, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष तथा RNW तथा IB, और फिर IB प्रमुख, उसके बाद थल नौसेना वायुसेना के प्रमुख, अध्यक्ष CBDT, फिर RBI के गवर्नर, उसके बाद RM के वैज्ञानिक सलाहकार तथा JCE के अध्यक्ष। तो ये सब इस रणनीतिक ग्रुप के सदस्य होते हैं और फिर यह भी विदेश नीति के कार्यान्वयन का काम करते हैं, विदेश नीति बनाने का काम करते हैं। फिर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड भी होता है जिसे हम NSB कहते हैं। और इसमें जो है सरकार के बाहर के सदस्य शामिल होते हैं, मतलब सरकार में वो चीज़ें नहीं है, वो सब नहीं है, फिर ये शामिल होते हैं और ये राष्ट्रीय सुरक्षा और विकास से संबंधित मामलों पर परामर्श देते हैं। और इनके सदस्यों में कौन सब शामिल हो सकते हैं? प्रतिष्ठित वित्तक, शिक्षाविद, उसके बाद वैज्ञानिक, प्रशासनिक विशेषज्ञ और सेवानिवृत्त नौकरशाह। फिर रक्षा मंत्रालय तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय भी भारतीय विदेश नीति निर्माण में मदद करता है, ठीक है। और उसके बाद संसद की बात कर लेते हैं। जो संसद है वह भी, जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा है, यह भी विदेशी मामलों पर विधान बनाने की शक्ति इसके पास प्राप्त है। संविधान की केंद्रीय सूची के अंतर्गत या संघ सूची में संघ सूची में है, तो भारत की संसद भी इस पर कानून बनाती है। फिर राज्य सरकारें भी किसी न किसी तरह से एक भारतीय विदेश नीति के निर्माण में सहायक है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप लोग इसको समझ गए होंगे। कुछ अन्य नीति निर्धारक भी हैं जिसकी चर्चा अभी हम करेंगे, जैसे ये शिक्षाविद, दबाव समूह, व्यापारिक संगठन, विदेशों में भारतीय मूल के व्यक्ति। तो इसके बारे में भी मैं बता चुका हूँ। कुछ शिक्षाविद क्या होते हैं कि जो भारतीय विदेश नीति के संबंध में जो प्रारूप है वो तैयार करते हैं, वो केंद्र को भेज देते हैं, केंद्र उनका अनुमोदन करती है, अच्छा लगता है तो स्वीकार करती है, वरना छोड़ देती है। कुछ विश्लेषक होते हैं, कुछ चिंतक होते हैं, यह भी एक तरह से अपने राय विचार सरकार के सामने रखते हैं। सरकार को अच्छा लगता है तो सरकार उस विदेश नीति को हरी झंडी दिखा देती है। साथ में दबाव समूह हो गया, मीडिया हो गया, फिर उसके बाद व्यापारिक संगठन जैसे कि मल्टीनेशनल कंपनियां हो गई, तो या फिर हम इसको ऐसे कह सकते हैं कॉरपोरेट हाउस हो गए। तो ये सब क्या करते हैं? एक तरह से विदेश नीति गढ़ने का काम करते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर, मतलब प्रत्यक्ष नहीं, परोक्ष रूप से। तो मेरे ख्याल से अब आप लोग इसको समझ गए होंगे। क्लियर है? सबको इरेज कर दिया जाए। अगला प्रश्न है, भारत अमेरिकी संबंधों का उल्लेख कीजिए। तो अभी तो मैं इसको बताऊंगा ही, लेकिन उससे पहले फिर मैं थोड़ी सी जो पानी की बूंदें हैं वो अपने गले के अंदर डाल लेता हूँ।
तो पानी की बूंदे अब मैंने गटक ली है भाइयों बंधुओं, चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं। मैं ज़रा इरेज कर दूं इसको। डिस्कशन के लिए जो एक मोटा मोटा मसौदा है ना, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए, भारत और अमेरिकी संबंध जो है ना, कभी स्थिर नहीं रहे हैं। भारत जो है वो एक तरह से गुटनिरपेक्ष की रणनीति को अपनाता हुआ आया है, और जो अमेरिका है वो हमेशा से लोकतांत्रिक नीति का समर्थक रहा है। हालांकि भारत में भी लोकतंत्र है, लेकिन भारत जो है वो रूस का भी एक अच्छा मित्र है, और रूस में साम्यवादी प्रकृति को बढ़ावा मिल रहा था। तो इस वजह से रूस और अमेरिका के संबंध ठीक नहीं थे और अभी भी ठीक नहीं है। और इसी की वजह से चूंकि रूस और भारत एक तरह से मित्र हैं, तो ये चीज़ें अमेरिका को खटकती रहती है, और इसी वजह से कितना भी अच्छा रणनीति बनने के बावजूद भी भारत और अमेरिका के संबंधों में उतार चढ़ाव हमें देखने को मिलता है। तो खैर, अभी इन्हीं सब बातों को हम लोग थोड़ा बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे भारत अमेरिकी संबंधों को। ऐसा है कि भैया, जो भारत और अमेरिका है ना, ये दोनों ही बड़े बड़े प्रजातांत्रिक राष्ट्र हैं, और दोनों देशों के मध्य जो संबंध है वो भारत की स्वतंत्रता के बाद लगभग सामान्य थे, और बहुत ही मतलब बहुत अच्छे नहीं कह सकते हैं। जब स्वतंत्रता भारत को प्राप्त हुई थी तब अमेरिका से भारत के संबंध उतने अच्छे नहीं थे, सामान्य संबंध थे। क्योंकि ऐसा है कि जो अमेरिका था ना, वो एक तरह से रूस का विरोधी था, लेकिन रूस जो है वो भारत का मित्र था, तो दिक्कत थी। और ऐसा है कि भारत की स्वतंत्रता के बाद कुछ हद तक अमेरिका और भारत के रिश्ते सामान्य थे, क्योंकि दोनों ही एक तरह से अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हुए थे। तो इस वजह से क्या हो रहा था कि दोनों के बीच जो है, ऐसा मतलब माना जाता है कि एक अच्छा तालमेल जो है, संबंध स्थापित हो सकता था। लेकिन जो भारत है वो गुट निरपेक्षता की नीति के साथ आगे बढ़ रहा था, और अमेरिका को ये गुट निरपेक्षता की नीति अच्छी नहीं लग रही थी। तब इन दोनों के जो संबंध हैं वो ठीक होने के बजाय और खराब होते चले गए। तो मेरे ख्याल से अब आप लोग इसको समझ गए होंगे। प्रारंभ में भारत और अमेरिका के संबंध उतने अच्छे नहीं रहे, जैसा कि मैंने बताया, जितने होने चाहिए थे। इसके कई कारण हैं, जैसे भारत का झुकाव सोवियत रूस की ओर होना, और ये जो भारत का झुकाव था सोवियत रूस की ओर, इस वजह से अमेरिका क्या करता था, तो पाकिस्तान को एक तरह से बढ़ावा देता था और पाकिस्तान से अपने संबंधों को बढ़ाता था, और पाकिस्तान की भारत विरोधी गतिविधियों का समर्थन जो है वो अमेरिका परोक्ष रूप से किया करता था। इसके पीछे अमेरिका का उद्देश्य था भारत सोवियत रूस के गठजोड़ को तोड़ना, और साथ ही अफगानिस्तान पर रूस के कब्जे की निंदा करना। 1971 में भारत और सोवियत रूस के बीच हुई मित्रता की संधि ने अमेरिका को पाकिस्तान का समर्थन करने व उसे बड़े पैमाने पर सैन्य हथियार, सैन्य सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रेरित किया, और इसी वजह से दोनों देशों के संबंध में तनाव आया, एवं दोनों देश एक दूसरे को शक की निगाह से देखने लगे। वर्ष 1971 में जब भारत पाक युद्ध हुआ, तो अमेरिका ने पाकिस्तान को हर संभव मदद की, और इस वजह से भी एक तरह से क्या हुआ, तो भारत और अमेरिका के संबंध खराब हुए। इसके बाद 1974 में भारत ने जब अपना पहला परमाणु परीक्षण किया, तो अमेरिका को ये बात अच्छी नहीं लगी, और अमेरिका ने इसका खुले तौर पर विरोध किया था, और साथ ही भारत के ऊपर अनेक प्रतिबंध भी लगाए थे। बाद में वर्ष 1998 में अमेरिका ने भारत के तारापुर जो रिएक्टर है उसकी भी ईंधन आपूर्ति बंद कर दी थी, और फिर भारत और अमेरिका के संबंधों में तनाव की जो यह स्थिति थी, यह शीत युद्ध तक जारी रही। दिसंबर 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, तो इसके साथ भारत की और अमेरिका के जो संबंध है उसमें थोड़े बहुत सुधार आने शुरू हो गए, क्योंकि सोवियत रूस बिखर चुका था, और भारत को अब एक नए साझेदार की ज़रूरत थी, एक नए मित्र की ज़रूरत थी, जो कि भारत को आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। तो भारत को लगा कि अमेरिका के साथ संबंध अच्छे तरीके से स्थापित करने चाहिए, और तभी से भारत और अमेरिका के संबंध में सुधार हमें देखने को मिलता है। 20वीं सदी के आखिरी दशक में जब भारत ने उदारीकरण की नीति अपनाई, जो कि अमेरिका की भी एक नीति थी, तब इसके अमेरिका से न केवल आर्थिक संबंध कायम हुए, बल्कि इसके बाद दोनों देशों के राजनीतिक संबंध भी अच्छे हुए। वर्ष 1997 में जब राष्ट्रपति बिल क्लिंटन थे शायद, भारत की यात्रा पर आए, तो दोनों देशों के संबंधों में मजबूती आई, और इसके प्रभाव जो है वो बहुत ज़्यादा दिन तक कायम नहीं रहे, क्योंकि ऐसा है कि वर्ष 1998 में फिर से परमाणु परीक्षण किया गया भारत की ओर से। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। तब जो है अमेरिका को ये कदम भारत का अच्छा नहीं लगा था,
और भारत के इस कदम से क्षुब्ध होकर अमेरिका ने पुनः भारत को प्रतिबंधित देशों की सूची में डाल दिया था। इससे यह हुआ कि दोनों देशों के बीच राजनीतिक और सामरिक हितों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगा और इसी बीच एक अप्रत्याशित घटना घटी जिसने कि अमेरिका को एक तरह से झकझोर करके रख दिया। हुआ ये था कि 11 सितंबर 2021 को अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे, जो कि अमेरिका का स्टॉक मार्केट था, उस पर अलकायदा का हमला हो गया था। तो अमेरिका को पहली बार आतंकवाद का एक खतरा जो है वो अनुभव हुआ और इसके बाद जम्मू कश्मीर में जो आतंकवाद के मुद्दे थे उस पर अमेरिका पहले पाकिस्तान का पक्ष लेता था, लेकिन बाद में जब ये घटना घटित हुई उसके बाद भारत के पक्ष में अमेरिका हो गया। मतलब अमेरिका जो है वह भारत का समर्थन करने लग गया। अमेरिका को आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में भारत जैसे एक महत्वपूर्ण मित्र का साथ चाहिए था और फिर भारत जो है और फिर अमेरिका जो है वो भारत से संबंध को ठीक करने की कोशिश में लग गया। 12वीं सदी के प्रथम दशक के दौरान, 12वीं नहीं होगा यहाँ पर, 20वीं सदी होगा। 20वीं सदी के प्रथम दशक के दौरान दोनों देशों के बीच, 20वीं नहीं 21वीं होना चाहिए, दोनों देशों के बीच न केवल द्विपक्षीय व्यापारों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई बल्कि सामरिक क्षेत्र में भी दोनों देशों के संबंधों में पारस्परिक सुधार हमें देखने को मिलता है। वर्ष 2006 में जब अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश भारत की यात्रा पर आए तो दोनों देशों में एक नया संबंध जो है स्थापित हुआ। 2 मार्च 2006 को दोनों देशों के बीच हुए असैन्य परमाणु समझौते ने भारत को अमेरिकी विदेश नीति का में एक ऐसा स्थान दिला दिया जो किसी अन्य देश को हासिल नहीं है। अब वो क्या चीजें हैं वो अभी मैं आगे बताऊंगा। देखिए, भारत दुनिया का इकलौता देश है जो कि एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं करने के बावजूद भी वैध तरीके से परमाणु ईंधन तकनीक प्राप्त कर सकेगा अमेरिका से, ठीक है। और साथ ही भारत को यह विशेष दर्जा देने के लिए अमेरिका को अपने संविधान में भी संशोधन या फिर अमेरिका को अपने नियमों में भी संशोधन करना पड़ा। इसके अतिरिक्त अमेरिका ने ऊर्जा, तकनीक, चिकित्सा व कृषि जैसे क्षेत्रों में भी भारत के साथ नए समझौते किए हैं। दोनों देशों के बीच मुक्त आकाश समझौता भी हो चुका है। मतलब ऐसा है कि दोनों देशों के बीच मुक्त आकाश समझौता का मतलब ये हो गया कि दोनों देशों के बीच में जो ना हवाई जो उड़ानें हैं उस पर कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब किसी भी दोनों, मतलब भारत का जो हवाई जहाज है या भारत के जो जहाज हैं या फिर भारत के जो सैन्य जो क्या कहते हैं वायुसेना के जो हथियार हैं या फिर वायुसेना के जो जहाज है वो अमेरिका में ट्रैवल कर सकते हैं और अमेरिका के जो जहाज है वो सब इंडिया में ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये इस तरह से मुक्त आकाश समझौता भी हुआ है जिसके तहत दोनों देशों के नागरिक विमानों को एक दूसरे के हवाई क्षेत्र में उड़ान भरने की खुली छूट है। मतलब जो नागरिक विमान है वो दोनों देशों में किसी भी मतलब सीमा से परे उड़ सकते हैं। फिर मई 2007 में भारत और अमेरिका ने जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर 4 पक्षीय वार्ता की पहली बैठक की। इसमें चारों देशों द्वारा रणनीतिक मोर्चे पर मिलने की बात कही गई। अक्टूबर 2008 में तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अमेरिकी यात्रा के कारण दोनों देशों के संबंधों में महत्वपूर्ण सुधार हुआ। वर्ष 2008 में मुंबई में आतंकवादी हमले के बाद अमेरिका ने पहली बार पाकिस्तान पर कड़ा दबाव बनाया। यह भारत और अमेरिका के बीच एक महत्वपूर्ण मित्रतापूर्ण युग की शुरुआत थी क्योंकि अब तक अमेरिका को पाकिस्तान का पक्ष लेते हुए देखा गया था। नवंबर 2010 में जब अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा भारत यात्रा पर आए तो दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण जो समझौते थे वो हुए, जैसे कि स्वच्छ ऊर्जा के लिए संयुक्त अनुसंधान और विकास केंद्र की स्थापना संबंधी समझौता हुआ, परमाणु ऊर्जा साझेदारी हेतु वैश्विक केंद्र की स्थापना के लिए सहयोग, उसके ऊर्जा सहयोग कार्यक्रम इत्यादि समझौते जो हैं वो हुए, ठीक है। और इस यात्रा के दौरान क्या कहते हैं औपचारिक निजी वार्ताओं और सार्वजनिक भाषणों में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अमेरिका तथा भारत की वैश्विक साझेदारी को लेकर एक नया दृष्टिकोण रखा। यह दृष्टिकोण व्यापक रणनीतिक महत्व रखता है। यह रणनीतिक दृष्टिकोण मानता है कि भारत विश्व शक्ति के रूप में उदित हो चुका है और वैश्विक मंचों पर महत्वपूर्ण तथा प्रभावशाली भूमिका निभाने को तैयार है। यह नया दृष्टिकोण इस विश्वास पर आधारित है कि अमेरिका और भारत के हितों की बेहतरी आपसी साझेदारी में निहित है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी इसे बराबरी की साझेदारी मानी है और इस नए नजरिए का लक्ष्य अमेरिका और भारत के बीच एक ऐसी साझेदारी कायम करना है जिसका लाभ न सिर्फ इन देशों को मिले बल्कि एशिया और पूरी दुनिया के हित में भी हो। इधर भारत के जो नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हुए, इन्होंने भी दोनों देशों के राजनीतिक विशेषज्ञों के साथ काम किया और फिर एक तरह से क्या कहते हैं कि भारत और अमेरिका के संबंधों को बेहतर तरीके से स्थापित करने की कोशिश की। हालांकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन रहे थे तब ऐसा राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना था कि इससे भारत और अमेरिकी संबंध बिगड़ेंगे क्योंकि अमेरिका जो है
गुजरात दंगों में नरेंद्र मोदी की भूमिका को संदिग्ध मानता रहा। मतलब जब गुजरात के मुख्यमंत्री रह रहे थे आपको क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी जी, तब गुजरात के अंदर गोधरा कांड हुआ था, उसमें नरेंद्र मोदी का नाम खुल करके सामने आ रहा था और अमित शाह का भी नाम आ रहा था। तो अमेरिका ऐसा मान के चलता था कि नरेंद्र मोदी का हाथ इसमें सच में है। तो जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने वाले थे, तब जो राजनीतिक विश्लेषक थे उनका कहना था कि अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं तो भारत और अमेरिकी संबंध बिगड़ेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, बल्कि बिल्कुल इसके विपरीत हो जाता है सब कुछ। और जब प्रधानमंत्री बनते हैं नरेंद्र मोदी, तब अमेरिका जो है वो प्रधानमंत्री बनने पर नरेंद्र मोदी को बधाई देता है, साथ ही उन्हें अमेरिका यात्रा के लिए आमंत्रित भी करता है। और सितंबर 2014 में हमारे जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, वो अमेरिका जाते भी हैं। वहाँ श्रीमती सॉरी मिस्टेक हो गया, वहाँ जो श्रीमान ओबामा जी हैं, जो उस समय के जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे ओबामा जी, वो गुजराती में आप अपने पीएम को कहते हैं, हमारे भारत देश के पीएम को कहते हैं केम छो मिस्टर पीएम। तो इस तरह से जो हमारे ओबामा जी हैं वो हमारे देश के प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत करते हैं, गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। फिर श्री मोदी की इस यात्रा के दौरान दोनों देशों ने भारतीय, अमेरिकी और सैन्य परमाणु करार को आगे बढ़ाने हेतु अंतर एजेंसी संपर्क समूह गठित करने का निर्णय लिया। हमारे प्रधानमंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति से महत्वपूर्ण द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बात की, जिसमें व्यापार, निवेश, आर्थिक सहयोग एवं सुरक्षा सम्मिलित है। ठीक है, तो आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब चलते हैं आगे, देखते हैं। इसमें और कुछ है नहीं, और क्या ही बताऊं, मैं सब कुछ तो बता चुका हूँ। अब अगला क्वेश्चन है कि भारत रूस संबंधों का उल्लेख कीजिए। तो भैया भारत रूस संबंध तो पहले भी डिस्कस कर ही रहे हैं, मतलब पहले भी कर ही चुके हैं। अमेरिकी संबंध में भी थोड़ी बहुत रूस की चर्चा हुई है, इसके पूर्व में भी मैंने थोड़ी बहुत रूस की चर्चा की। और आप लोग भी जानते होंगे कि भारत का एक समय का सबसे अहम और परम मित्र कभी रूस हुआ करता था, हालांकि अभी भी है। फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरे वर्ल्ड वार के बाद विश्व दो महाशक्तियों में बढ़ चुका था, एक रूस था, दूसरा अमेरिका था। उस समय भारत ने किसी शक्ति के साथ न मिलकर थर्ड वर्ल्ड के रूप में गुट निरपेक्षता के साथ विकासशील देशों के साथ मधुर संबंध बनाए। एक गुट का नेतृत्व पूंजीवादी अमेरिका कर रहा था, दूसरे की बागडोर सोवियत के हाथ में थी, और तीसरे की जो बागडोर है वो एक तरह से भारत के हाथ में थी, और वो थी तीसरी दुनिया। ठीक है, और भले ही भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति बनाई हो, लेकिन फिर भी भारत के रूस के साथ, भारत जो है ना वो रूस के साथ अच्छे संबंध में जुड़ा हुआ था उसी समय से। इसके पीछे कई राजनीतिक और आर्थिक कारण थे। न केवल सोवियत संघ ने भारत के साथ मित्रतापूर्ण संबंध बनाए रखे, बल्कि समय समय पर रूस ने भारत की आर्थिक व सामरिक रूप से भरपूर मदद की है। इस वजह से भारत अमेरिका ताल्लुकात पूर्व में खराब होते गए, जबकि रूस के साथ भारत के संबंध और नए रूप लेते गए। सोवियत संघ ने गुट निरपेक्ष देशों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध की नीति अपनाई, इसलिए भारत के साथ उसने अच्छे संबंध कायम रखे। मतलब जो ये गुट निरपेक्ष देश थे, मतलब जो तीसरी दुनिया का निर्माण भारत कर रहा था, उसमें जितने देश थे उसके साथ सोवियत संघ ने अच्छे संबंध बनाए, और इस वजह से भारत के साथ भी उनके अच्छे संबंध रहे। पहली बार इतिहास में भारत रूस संबंधों की शुरुआत 1955 में देखने को मिलती है, जब भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और सोवियत रूस के नेता खुश्चेव के भारत दौरे की शुरुआत होती है। और सोवियत रूस ने विश्व पटल पर कश्मीरी विवाद पर न सिर्फ भारत का समर्थन किया है, बल्कि आर्थिक और सैन्य सहायता भी दी है। 1965 के भारत पाक युद्ध में रूस ने मध्यस्थता की थी और दोनों देशों के बीच ताशकंद का समझौता करवाया था। 1971 में, अगस्त 1971 में दोनों देशों मतलब जो क्या कहते हैं रूस, और फिर उसके बाद क्या कहते हैं भारत, दोनों देशों के बीच शांति, मित्रता और सहयोग संबंधी समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। और उसी के साथ आगे चल करके क्या होता है, इसी अगस्त 1971 में भारत पाक युद्ध की जो संधि होती है वो भी रूस की तरफ से करवा दी जाती है। और फिर इसके बाद क्या होता है कि बदले में जो भारत है वो भी सोवियत रूस की नीतियों का समर्थन करता है। और 1979 में जब रूस ने अफगानिस्तान पर हमला किया, तब भी भारत एक मित्र होने के नाते सोवियत रूस के समर्थन में खड़ा नजर आया। ठीक है, अब बात करते हैं भारत रूस संबंधों के इतिहास के बारे में। तो 1993 में जब रूस के तत्कालीन राष्ट्रपति भारत की यात्रा पर आए थे, तो उन्होंने 1971 में भारतीय सोवियत रूस समझौते का नवीनीकरण किया। यद्यपि इस नवीकरण में सुरक्षा संबंधी पक्षों को हटा लिया गया था, फिर भी अच्छे संबंध बने रहे। फिर भी इस समझौतों से दोनों देशों के संबंधों को सहायता मिली। इसके बाद 1994 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव रूस की यात्रा पर गए एवं दोनों देशों के आपसी सहयोग को मजबूत करने के लिए मास्को घोषणा पत्र पर रूसी राष्ट्रपति येल्त्सिन के हस्ताक्षर
येल्त्सिन के साथ हस्ताक्षर किए। इसके परिणाम स्वरूप दोनों देशों के अंतर्राष्ट्रीय और द्विपक्षीय सद्भावना में वृद्धि हुई तथा रूस की ओर से भारत को सैन्य उपकरणों का पुनः निर्यात शुरू हुआ। इसके बाद इसके अतिरिक्त दिसंबर 1994 में दोनों देशों के बीच 8 अन्य समझौतों पर हस्ताक्षर हुए, जिनसे भारत रूस संबंधों में और अधिक निकटता आई और इन संबंधों में सैन्य एवं तकनीकी सहयोग, राजधानी, द्विपक्षीय निवेशों की सुरक्षा, व्यापार व आंतरिक सहयोग संबंधी सुरक्षा समझौते शामिल थे। मार्च 1955 में दोनों देशों ने हथियार के गैर कानूनी व्यापार और नशीली पदार्थ को रोकने संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। सोवियत संघ के विघटन के बाद पश्चिमी देशों से संबंध रूस की आवश्यकता थी, किंतु जब पश्चिमी देशों से रूस को आवश्यक सहयोग उसकी उम्मीद के अनुरूप नहीं मिला, अब उन्होंने फिर से भारत की ओर कदम बढ़ाना आवश्यक समझा। भारत के साथ पुराने संबंधों को एक बार फिर से शुरुआत मिली और उसके बाद भारत तथा रूस दोनों की समय के परिवर्तन के साथ परिस्थितियां बदल चुकी थी, इसलिए दोनों ने एक बार फिर से नए सिरे से संबंधों की शुरुआत की। तो मेरे ख्याल से अब आप लोग इसको तो समझ गए होंगे। अब भारत रूस रक्षा सौदा वर्ष 2000 में जब रूस के राष्ट्रपति भारत की यात्रा पर आए थे, तो फिर उन्होंने कई मुद्दों पर अपने मतलब हस्ताक्षर किए थे। इसमें से टोटल 10 आपसी मुद्दे थे और इस घोषणा पत्र में भारत रूस संबंधों में सभी पक्षों जैसे राजनीतिक, रक्षा, अर्थ व वाणिज्य, विज्ञान, तकनीकी, सांस्कृतिक विषयों पर दीर्घकालीन बात की गई थी। वर्ष 2021 में भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जब रूस यात्रा पर गए थे, तब 21वीं सदी में भारत रूस संबंधों का यह नया अध्याय शुरू हो गया था। इसके एक साल के बाद 2002 में रूसी राष्ट्रपति पुतिन दूसरी बार भारत यात्रा पर आए थे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के मध्य प्रतिरक्षा सहभागिता तथा द्विपक्षीय रिश्ते मजबूत करने के हेतु घोषणा पत्र तैयार किया गया था। वर्तमान में भारत और रूस के मध्य संबंध, तो दोनों देशों के बीच इस बैठक में राजनीतिक, प्रतिरक्षा, आर्थिक, वैधानिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से अनेक महत्वपूर्ण समझौतों पर सहमति बनी। दोनों देशों के मध्य 2007 में व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए इंडिया रसिया फॉर्म ऑन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट का गठन किया गया था। ठीक है। उसके बाद रूसी राष्ट्रपति मेदवेदेव की दिसंबर 2008 की भारत की यात्रा और भारतीय प्रधानमंत्री पीएम जो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, उनकी रूस यात्रा से दोनों देशों के संबंधों में और मधुरता आई। ठीक है। और उसके बाद भारत में 2008 में रूसी वर्ष मनाया गया और उसके बाद 2009 में रूस में भारत दिवस मनाया गया और तब से शायद ये अभी तक मनता आ रहा है। ठीक है। और दोनों देशों में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए हमेशा साथ रहने का वादा भी हुआ और 7 नवंबर 2009 को भारत ने रूस के साथ नाभिकीय समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिससे दोनों देशों के संबंध और भी बेहतर हुए। अब बात करते हैं भारतीय रूस संबंध 2018 के बारे में। तो राष्ट्रपति पुतिन के बुलावे पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 4 साल में चौथी बार रूस यात्रा पर गए हैं। पुतिन ने लगातार चौथी बार रूस के राष्ट्रपति के रूप में हाल ही में कार्यभार संभाला है। वे पुतिन के साथ औपचारिक शिखर वार्ता करेंगे। मोदी और पुतिन के बीच परमाणु समझौते से अमेरिका के हटने के प्रभाव, आईएस, सीरिया, अफगानिस्तान और न्यूक्लियर पावर को लेकर बातचीत हुई है। ठीक है। भारत और रूस के शीर्ष नेताओं के मध्य शिखर वार्ता की शुरुआत 2000 में ही हुई थी और ये बैठक बारी बारी से मॉस्को और नई दिल्ली में आयोजित की जाती रही है। व्लादिमीर पुतिन ने कई अहम मुद्दों पर वार्ता के लिए मोदी जी को रूस आने का न्योता दिया था। दोनों देश भविष्य में रूस की प्राथमिकताएं, विदेश नीति और आपसी सहयोग संबंधों पर बातचीत करते रहेंगे। तो ये है। ठीक है। और भी चीजें हैं यहाँ पर, जैसे कि भारत जो है रूस से पनडुब्बी लीज पर लेना चाह रहा है। रूस से 40,000 करोड़ रुपए की लागत पर वायु प्रतिरक्षा मिसाइल प्रणाली खरीदने पर भी समझौता हुआ। रूस भारत को कम से कम कीमत में सुखोई T-50 लड़ाकू जेट देने की पेशकश कर चुका है। भारत रूस के हथियार का सबसे बड़ा खरीदार देश है। न्यूक्लियर पावर के क्षेत्र में भारत में 2030 तक 18 प्लांट लगाने की घोषणा रूस कर चुका है। रूस गैस और तेल के मामले में सबसे समृद्ध देश है। अमेरिका, चीन के बाद भारत सबसे अधिक गैस व तेल का आयात करता है। रूस के इन 18 न्यूक्लियर पावर प्लांट में हर एक की क्षमता 1000 वाट है। एक रिएक्टर की कीमत 17,000 करोड़ रुपये है। तो वो सारे पैसे रूस लगाएगा। फिर भारत रूस संबंध 2021, एक तरफ भारत अमेरिका के करीब होता जा रहा है, तो दूसरी तरफ वो अपने पुराने सहयोगी रूस के साथ भी मैत्रिक संबंध बनाए रखे हुए हैं। दोनों देशों के बीच सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्तर पर अच्छे संबंध हैं। रोबोटिक्स, नैनोटेक, बायोटिक, खनन, कृषि, औद्योगिक और उच्च प्रौद्योगिकी, हथियार, हाइड्रोकार्बन, परमाणु ऊर्जा तथा हीरे के व्यापार में दोनों देशों के बीच अच्छे माहौल में व्यापार हो रहा है। वर्ष 2021 में ही रूस द्वारा निर्मित S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली को भारत को सुपुर्द किया जाना है। भारत ने अपने कई घनिष्ठ मित्रों अमेरिका, इजराइल आदि के उन्नत तरीके के डिफेंस सिस्टम होने के बावजूद रूस के साथ करार किया है। तो आई होप आप लोग इन सबको समझ गए होंगे। क्लियर हो गया।
अब अगला क्वेश्चन है, भारत चीन संबंधों का उल्लेख कीजिए। देखता हूँ एक बार समय कितना हो रहा है। 1-1.5 घंटे का हो चुका है वीडियो सेशन और रात के लगभग 1 बज रहे हैं। क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। चलिए देखते हैं इसमें कितने पेजेज है, इसको बताना है या रहने देना है। तो ऐसा है कि इसको छोड़ देते हैं, इसको डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पूरे सेशन को ख़त्म करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर। आशा करता हूँ कि ये वीडियो सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। किसी को अगर ये पीडीएफ चाहिए होगा तो 9523779253 पर व्हाट्सएप कीजिएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पीडीएफ की बाय लिंक अवेलेबल होगी, वहाँ से परचेज कर लीजिएगा। ठीक है।